बाजार में उतार चढ़ाव के बीच शुरुआत और कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए बाजार कल के शुक्रवार के लोज को होल्ड करते हुए अब तक बाजार आखिरी 1.5 घंटे में आएगी रिकवरी या फिर रहेगा दबाव, और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस हफ्ते की शुरुआत एक्सपायरी वीक वाले हफ्ते में किस तरह का एक्शन अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और निचले स्तरों पर बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। सर, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। बिल्कुल, और अब तक बाजार में जो मजबूत शुरुआत हुई, इस मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से आती दिखी है मुनाफा वसूली। निफ्टी कमजोर है 14,650 के करीब, इंट्राडे में 14,600 के नीचे भी फिसला है। सेंसेक्स 350 अंक नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों में सुबह लग रहा था कि अच्छी मजबूती स्पेशली एनबीएफसीज में होती हुई दिख रही, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तेज गिरावट आती हुई दिखी और 700 अंक बैंक निफ्टी लुढ़कता हुआ दिखा है ऊपरी स्तरों से। ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली है, ऑटो इंडेक्स 1 से 2% नीचे है। फार्मा, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, आईटी शेयरों से थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। ये सारे इंडेक्स 1 से 2% की मजबूती दिखा रहे हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स 100-125 अंक नीचे कमजोर ट्रेड करते दिख रहे हैं और यूरोप में नुकसान है लगभग 0.5% का। तो यानी कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी का संकेत है। शुक्रवार को डाउ नीचे बंद हुआ था, आज पूरे दिन भर डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि सुबह मजबूत शुरुआत को भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों पर होल्ड नहीं कर पाए। दीप। बिल्कुल सर, और सवाल भी यही बन रहा है सर, किस तरह से इस गिरावट को देखें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर हैं पर हम उससे कई ज्यादा गिर रहे हैं। तो ये इंपोर्टेड कमजोरी है या फिर जो हमारे कोरोना मामले थोड़े बढ़कर आ रहे हैं, इंसिडेंटली जो जनता कर्फ्यू लगा था 1 दिन का, आज उसकी भी 1 साल की एनिवर्सरी है, तो क्या वो फैक्टर है या कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इतने कमजोर हैं आज? नहीं, ज्यादा कमजोरी की वजह तो इम्पोर्टेड ही है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद से मुताबिक अमेरिकी बाजारों में प्रदर्शन शुक्रवार को नहीं रहा, वहाँ कमजोरी हुई और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, यानी कि एक और कमजोरी वाला सेशन वहाँ रह सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउ फ्यूचर्स कमजोर हैं, बल्कि आप देखिए लगभग सारे बाजार जो खुले हैं वहाँ पर सुस्ती और हल्की कमजोरी का माहौल है। तो पूरी तरह से वहाँ से आपको ज़्यादा संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक हमारा अपना सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोरोना को लेकर चिंताएँ हैं और लॉकडाउन और जो प्रतिबंध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर डर भी है, लेकिन उसकी वजह से बाजार गिरने होते तो शायद पहले ही गिर जाते या ज़्यादा भी गिर जाते। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक खराब खबर हो आपके पास कि विदेशी बाजार उतने मजबूत आपके लिए दिख नहीं रहे हैं, तो फिर आपको दूसरी चीज़ें और नज़र आने लगती है। तो जो कुछ भी तेज़ी एफआईज की दमदार खरीदारी की वजह से आपको देखने को मिली थी शुक्रवार को और आज सुबह पहले हफ्ते में, वो थोड़ी सी अब ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर बचे हुए समय में जो 101 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, फर्ज करें कि ये बदलकर हरे निशान में आ जाए, थोड़ी मजबूती दिखा दे, तो अनडाउटेडली बाजार वापस ऊपर आ जाएंगे, तब आपको कोरोना याद नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है जो कुछ भी कमजोरी है, इस कमजोरी में ज़्यादा योगदान विदेशी बाजारों का है। और अगर विदेशी बाजार कमजोर रहते हैं या वहां से कमजोरी के संकेत रहते हैं, तो फिर आप आज बहुत बड़ी रिकवरी दिखाएंगे, इसकी संभावना कम है। तो थोड़े ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो जाए तो शायद बाजार आखिरी 1-1.5 घंटे में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिखा सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो नज़र रखेंगे ग्लोबल मार्केट्स पर और यहाँ से अगर स्टेबल भी होते हुए दिखे तो आपको और बढ़िया एक्शन दिखेगा। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जानेंगे कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर से जहाँ पर रखनी है नज़र पर। सचिन जी हमारे साथ तैयार हैं और सचिन जी एक कॉल देना चाहते हैं, तो शुरुआत करते हैं बिगुल BTSTT का। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, एक थोड़ा सा दबाव जरूर है, बट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफ़ी सारे स्टॉक्स में। एंड उसी पॉकेट में अगर हम देखें तो बर्जर पेंट्स ने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी काट दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी सस्टेनेबल तेज़ी बन सकती है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसका 50 RSI ब्रेकआउट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुआ है आज के सत्र में, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफ़ी तेज़ होना चाहिए। अराउंड 740 से लेके 750, ये 2 टारगेट्स के लिए मैं लॉन्ग पोजीशन रेकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 726 के नीचे लगाइए स्टॉप लॉस एंड फ्रेश एडिशन कीजिए बर्जर पेंट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
ओके, तो बर्जर पेंट्स पर रखनी है नजर। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे डिप के बाद अच्छी रिकवरी इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। आइए वागले साहब के पास भी एक कॉल है, बिगुल वागले का बंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा मानना है कि निफ्टी कहीं नहीं जाएगा 50 पॉइंट के दायरे में। मुझे निफ्टी में क्रैकडाउन नहीं लगता है, इनफैक्ट निफ्टी में मुझे बाइंग दिखता है, बट अभी मेरे पास एक सेल कॉल है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव दोनों तरफ मिलने चाहिए। मेरे को बेचना है मदरसन सुमी 205 के करंट भाव से। 205 206 ये बेचने का लेवल है, 208 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, और ऑन द डाउन साइड 195 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है। ओके, तो मदरसन सुमी पर आ रहा है ब्रेकडाउन। वागले साहब की तरफ से बिकवाली की राय इस काउंटर पर। वीक है ऑटो और वीक लग रहे हैं कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स भी। पर आइए कुछ अहम इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए। एक्शन पैक्ट हफ्ता ऑलरेडी है ये, और साथ ही ढेरों खबरों वाले शेयर्स भी हैं जहां पर आपको नजर डालनी है। चलते हैं मानसी और वरुण के पास। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ढेर सारे इवेंट्स आज से लेकर 2 दिन तक। बीएमएल सरकारी हिस्सा खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की आज अंतिम तारीख है। रेलटेल अंतरिम डिविडेंड और दिसंबर तिमाही के नतीजों पर जो बोर्ड बैठक है उस पर फोकस है। कोलगेट अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोनों के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट आज हो रहा है। कल के ट्रिगर्स वेदांता कल यानी कि 23 मार्च से 7 अप्रैल तक ओपन ऑफर खुलेगा। दाम इसके 235 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट कल होगा। साथ ही जैगुआर आईपेस की भी लॉन्चिंग कल होने जा रही है। रोजारी बायोटेक पर फोकस रखिएगा, पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड मीट होगी। वहीं आईओसी 3 रुपए प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। रिकॉर्ड डेट इसकी 23 मार्च यानी कि बुधवार का दिन होगी। आईएफएल फाइनेंस का एनसीडी बंद होगा। 1000 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। वहीं सारेगामा इंडिया अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक के करने जा रहे हैं। बुधवार के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, अनुपम रसायन की लिस्टिंग संभव है और क्लोजिंग के वक्त करीब 45 गुना भरा था इशू। नजारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट होगा। बारबेक्यू नेशन का आईपीओ खुलेगा 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ही खुला रहेगा। प्राइस बैंड 498 to 500 पर शेयर यहां पर बता रहे हैं। वहीं एफएल इंडिया की ईजीएम होने जा रही है। फंड जुटाने पर शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी इस ईजीएम में। ग्रासिम कर्ज के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है, और अंत में प्रभात डेयरी डीलिस्टिंग शुरू होगी। इसकी फ्लोर प्राइस 63 रुपीज और 77 पैसे पर शेयर तय की गई है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए जहां पर रखनी है नजर। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि अगले 2 हफ्ते में पीएसयू कंपनी से बड़े डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। करीब 4000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड आ सकता है। 2000 करोड़ इसी हफ्ते, 2000 करोड़ अगले हफ्ते आ सकता है। तो इसके चलते जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें आपने तेजी देखी है। ग्लेनमार्क फार्मा कनाडा में एक दवाई की बिक्री के लिए इस कंपनी ने करार किया है। एलर्जी की दवाई है जिसके लिए करार किया गया है। माइंडट्री नॉफ के साथ इसने आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया है। थर्मैक्स एक कंपनी के साथ इसने करार किया है। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए करार जो है वो किया गया है। बासएफ बीएसएफ यहाँ पे कर्नाटका से इस कंपनी को टैक्स नोटिस आया है करीब 73 करोड़ के आसपास का। वहीं रेलटेल इस कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 150 करोड़ का। केएनआर कंस्ट्रक्शन को 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। भेल सोलर पीवी पावर प्लांट के लिए एक ऑर्डर इस कंपनी को भी मिला है। मॉरिशस में प्लांट के लिए ऑर्डर मिला गया इस कंपनी को। हिंदुस्तान जिंक हिस्सा बिक्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जो है वो सुनवाई होने वाली है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। कोलगेट ने डिविडेंड दे दिया है, 20 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। और बारबेक्यू नेशन जो आईपीओ आने वाला है उसकी इशू प्राइस आ चुकी है 498 से 500 रुपये प्रति शेयर की जो प्राइस है। प्राइस बैंड जो है वो रहने वाला है। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जो आज आई है बाजार खुलने के बाद। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है। और अब अगला बिगुल है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु सर, बताएं सर। अनिल जी, पहले तो कॉल शेयर कर लेता हूं, उसके बाद फिर जो स्प्रेड्स हैं और मार्केट की डिस्कशन करेंगे। तो कॉल जो अनिल जी है अभी हमने अपने क्लाइंट से शेयर की है 974.75 पे अनिल जी इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करना है। 974.75 पे इंडसइंड बैंक की शॉर्ट कॉल है अनिल जी। 990 का स्टॉप लॉस है और 950 के नीचे जाने का अपनी एक्सपेक्टेशन है इंडसइंड बैंक की। तो अनिल जी इंडसइंड बैंक में शॉर्ट कॉल है। फाइनेंशियल्स वीक है और रिकवरी थोड़ी सी भी आती है तो मार्केट अनिल जी अभी भी सेल ऑन राइज है।
जो हमने परसों बात की थी कि 14,800 तक का लगता है, वो परसों गया था, आज भी गया तो ऊपर थोड़ा सा गया, पर अनिल जी उससे ऊपर की मार्केट नहीं लगती। लेकिन पैनिक भी नहीं है, नीचे की रेंज जो 13-14,300 400 इंटैक्ट रहेगी। स्प्रेड्स दोनों बहुत अच्छे कर रहे हैं अनिल जी, उसका अपडेट दूंगा, बट जो राइट नाउ कॉल थी वो इंडसइंड बैंक की सेल है। इंडसइंड बैंक में बिकवाली करने की राय है यहाँ पर आपके लिए 950 रुपए तक के टारगेट के लिए। बताएं सर, बाकी अपने स्प्रेड पर भी राय या क्या कुछ अपडेट है? अनिल जी, जो परसों की तेजी का स्प्रेड बनाया था हमने 1:2 14,600 800 25 रुपए क्रेडिट पे। अनिल जी अगर अभी वो बनाते हैं तो 15 से 20 रुपए डेबिट पे है। तो आप ये देखिए कि हम बुल स्प्रेड बना के गए थे तेजी के लिए, लेकिन अनिल जी रेशियो स्प्रेड बनाया था, मार्केट नीचे आई और उसमें 25 रुपए अब नेगेटिव या 20 रुपए नेगेटिव है। तो 40 रुपए का अनिल जी 40 पॉइंट का क्लियर प्रॉफिट है अगर किसी को बुक करना हो। पर मुझे लगता है कि स्प्रेड अभी भी बहुत अच्छा है, कल तक ये शायद 60 70 80 रुपए भी दे देगा, क्योंकि मार्केट 14,800 850 से ऊपर की नहीं दिखती है कहीं से भी। सेलेक्ट राइज है अभी भी मेरे लिए, लेकिन अगर 14,300 400 आ जाएगी तो डेबिट बाय एट डिप्स हो जाएगी। और अनिल जी एक हमारा बियर स्प्रेड बना हुआ था उससे एक दिन पहले का 14,900 14,600 जो कि 10 रुपए क्रेडिट पे बना था, वो भी इस वक्त 40 से 50 रुपए क्रेडिट है, मतलब 30-40 रुपए का उसमें प्रॉफिट है। तो दोनों स्प्रेड अनिल जी बहुत इवनली और बहुत ही ब्यूटीफुली पॉइज्ड हैं, विच गिव्स यू अ रेंज ऑफ 14,300 टू 15,000, और इसके बीच में अनिल जी दोनों में जैकपॉट लग जाएंगे। मुझे लगता है कि एक का दिन और इसमें बने रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। बियर स्प्रेड बुल स्प्रेड दोनों प्रॉफिट में है। और अभी और अनिल जी एक आईसीआईसी बैंक लॉन्ग था और एक्सिस शॉर्ट था। एक्सिस तो ठीक चल रहा है, लेकिन आईसीआईसी बैंक में स्टॉप लॉस हो गया है, तो वो स्टॉप लॉस बुक कर ले। जो हमने स्टॉप लॉस दिया था कि अगर 580 के नीचे जाता है तो सुबह यानी थी नीचे खुल के स्ट्रेंथ नहीं आई तो बैंकिंग वीक दिख रही थी, तो टेक्निकली अगर बाउंस बैक भी होता है, पर आईसीआईसी बैंक में स्टॉप लॉस हो गया है। ओके, तो नजर रखिए कुछ कॉल्स आपके लिए। निचले स्तरों से बाजार हल्के से सुधरने के संकेत आपको दे रहे हैं, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स ज्यादा सुधर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा रास्ता बाकी है, बट निचले स्तरों से डेफिनेटली सुधरने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स आज दमदार एक्शन दिखा रहे हैं, बट अदानी एंटरप्राइजेज, कुणाल जी आपकी आज सुबह की कॉल थी पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक में आपने 955 तक के टारगेट्स दिए थे। बाद में फिर वागले साहब की तरफ से भी यहां पर रिकमेंडेशन आया था खरीदारी का। जो हफ्ते के टारगेट्स दिए थे वो भी अचीव हो गए और उसके बाद भी दमदार एक्शन रहा। ऑलमोस्ट 1000 के लेवल्स पर इस समय अदानी एंटरप्राइजेस, क्या चल रहा है सर इस काउंटर में? देखिए दीपांशु, आज सवेरे जब इसकी चर्चा में कर रहा था मैंने कहा था कि देखिए 955 आज का इंट्राडे वीक का टारगेट है, लेकिन ये स्टॉक अब 4 डिजिट्स में ट्रेड करेगा, तो ये आज ही 995 हो गया। बहुत जल्द आप इसमें 1000 के ऊपर के लेवल्स देखते हुए दिखाई देंगे। और देखिए बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, ड्रीम रन सारे अडानी ग्रुप शेयर्स का चल रहा है। तो देखिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एग्जिट करने की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, 1000 भी पार करेगा ऐसा चार्ट देख करके लग रहा है। बिल्कुल, तो अदानी पर रखे नजर। 4 डिजिट का स्टॉक होने की तैयारी में 998 के लेवल्स पर आ गया है। वागले साहब ने भी यहां पर आपको सुबह खरीदारी की राय दी थी 925 के टारगेट्स के लिए, वो भी आसानी से अचीव हो गए हैं। कुणाल जी के हफ्ते के टारगेट आसानी से अचीव होकर उसके भी बियॉन्ड स्टॉक को आपने जाते हुए देखा है। नजर रखें इस स्पेस पर। साथ ही एविएशन स्पेस में भी आज बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और यहां पर तो खबरों का भी सपोर्ट है। आइए जानते हैं कुशल के साथ क्या चल रहा है एविएशन में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए एविएशन को लेकर जिस तरह से अब आप देखिए कच्चा तेल में ऑलमोस्ट काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। ऑलमोस्ट $70 के आसपास से जो प्राइसिंग है वो गिरकर $63 पर आती हुई नजर आई थी, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो एयरलाइंस है उनके लिए एक बेनिफिशियल कच्चा तेल का इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। पर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो रिसेंट होती हुई दिखी है कि एयरलाइन कंपनियों के जो बेस मिनिमम फेयर्स हैं उसको वो करीब 5% तक बढ़ा सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी, करीब $30 से $35 से बढ़कर वो बढ़ते बढ़ते करीब $70 पर आ गए थे। उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं उनके लिए काफी बेहतरीन जो है आपको ये विकल्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइसिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट फुल पर चल रही है जितनी भी एविएशन स्पेस की कंपनियां, और आगे गर्मियों की छुट्टी भी
है सामने, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो इनकी रियलाइजेशंस होंगी पर सीट वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट इन्होंने फरवरी में ही जो इनके टिकट्स थे उसके जो प्राइस बैंड है उसमें 10 से 30% की बढ़ोतरी जो है उन्होंने ऑलरेडी कर दी थी। तो लोअर लिमिट जो है वो उसको 10% और अपर लिमिट को 30% तक बढ़ाने को मंजूरी कंपनी ने इनफैक्ट यहाँ पर दी मंजूरी मिली है। और अगर आप देखें तो जो ETF की कीमतों में उछाल है वो काफी सिग्निफिकेंट हुआ है, जिसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। तो इससे जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं उनके लिए आगे के कैश फ्लोज और ज्यादा इंक्रीमेंटली बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बेस फेयर जो है वो 5% तक बढ़ाने की मंजूरी इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, तो ये है आपके लिए एविएशन काउंटर्स। अच्छी खबर आ रही है और पिछले कुछ दिनों में तेल के प्राइसेस भी थोड़ा गिरे हैं, तो राहत के संकेत वहां से भी आते हुए नजर रखिए। इस स्पेस पर बढ़िया एक्शन बन रहा है। थोड़ी देर में एविएशन स्टॉक्स पर बात भी करेंगे, पर उससे पहले एक और कॉल तैयार है वागले साहब की तरफ से। तो बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब, आपको भी बधाई, आपके जो टारगेट से अदानी के वो भी आ गए। अब बताएं सर, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? दीपांशु, वैसा ही वही ग्रुप का स्टॉक है। मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा बड़ी मूव आ गई अडानी एंटरप्राइजेस में, लेकिन अडानी पोर्ट्स में मूव अभी शुरू हुई है। 720-21 का भाव है, 4-4.5% अप है। मुझे लगता है ये भी स्टॉक आज और कल में 10-12%, 15% जा सकता है। 712 का स्टॉप लॉस से आप बाय करें, आपकी रिस्क एक 10-12 रुपए होगी। मुझे लगता है 750-755 के टारगेट्स कल सुबह तक ही आ सकते हैं। ओके, तो अदानी पोर्ट्स पर भी रखनी है नजर। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों ही स्पेसेस हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है इस समय। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखनी है नजर। अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, इन स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी आ रही है। अदानी ग्रीन तो सुबह से ही सर्किट पर है और अदानी ट्रांसमिशन पर भी पिछले कुछ दिनों से बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आज बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। और कहां पर एक्शन आ रहा है वहां पर भी नजर डालते हैं। कुछ और बड़े स्टॉक्स वायदा कारोबार के जहां पर मूव आ रही है। पेज इंडस्ट्रीज 1000 रुपए की मूव आज आई है और 3.5% का उछाल इस काउंटर पर है। और पेज इंडस्ट्री से लेकर कुछ खबरें भी हैं जिस पर अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे किस तरह का मूवमेंट वहां पर चल रहा है। ब्रिटानिया में लंबे समय बाद एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। जरा ब्रिटानिया के चार्ट देखें सचिन जी, क्या चल रहा है? डेज हाई के करीब ब्रिटानिया भी है इस समय। हुई है स्ट्रक्चर में, इनफैक्ट एक लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस काफी समय से इस पर्टिकुलर स्टॉक में थी, जो बेसिकली दर्शाती है कि एक बेरिश ट्रेंड में था। एंड पिछले अगर 15 दिन का डेटा देखें तो डिस्पाइट मार्केट वीकनेस एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ एंड उस कंसोलिडेशन से अभी फिलहाल ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। सो अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 3470 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें अपनी पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए एंड इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए अगले एक्सपायरी के लिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अराउंड 3700 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं पोजिशनली। तो डेफिनेटली इसे अपने लॉन्ग रेडार में रखिए एंड फ्रेश ब्रेकआउट है तो मुझे लग रहा है राइड करना चाहिए 3700 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए ब्रिटानिया पर खरीदारी करने के लिए आज से। आइए बढ़ते आगे और कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने पिक ऑफ द डे के लिए, यानी कि कल के लिए आज ही आपके लिए पिक, बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा जो पिक ऑफ द डे है स्टॉक है कैनफिन होम, और ये बेस्ट अल्फा स्टॉक है एंटायर एनबीएफसी स्पेस से। और जिसको अल्फा समझना हो, आप एनबीएफसी स्पेस सारा का सारा गिर रहा है और ये स्टॉक एकमात्र स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई रीसेंट हाइस पे चल रहा है। स्टॉक में लीस्ट करेक्शन देखने को मिली है और ये स्टॉक 655-660 की तरफ तेजी से जाएगा। तो कैनफिन होम है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 10 तारीख को हमने इस पर पहली बार खरीदारी की राय दी थी, तभी भी इसको पिक ऑफ द डे में हमने लिया था। उस समय स्टॉक ने 520 रुपए की रेजिस्टेंस पार करके 535 के आसपास की बंदी दी थी। वहां से सीधे तेजी बनते हुए पूरे सप्ताह ये स्टॉक भागा और अब इसने 600 रुपए की रेजिस्टेंस को भी पार कर लिया है। तो कैनफिन होम फाइनेंस में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इसको हमने चुना है पिक ऑफ द डे। कल परसों दोनों दिन इसमें तेजी बनने की पूरी संभावना चार्ट पर नजर आती है। 600 के ऊपर ये जो ब्रेकआउट हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है, बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस 585 रुपए के आसपास
587 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट 630 630 का पहला टारगेट, 640 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए कैनफिन होम फाइनेंस में खरीदारी करें। ये है आपके लिए कैनफिन होम्स में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ये एक और स्टॉक है जो कमाल करने की तैयारी में है इस वक्त टॉपिक ऑफ द डे के तौर पर। वैसे भी आज सारे एनबीएफसी का दिन है, सारी एनबीएफसी में मजबूत खरीदारी होती दिख रही है। 630 640 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी, बेहतरीन एक्शन होने की तैयारी में। आइए सचिन जी तैयार है अपने बीटीएसटी कॉल के साथ। बताइए सचिन जी। अनिल जी, काफी समय के बाद एसबीआई में एक बुलिश सेटअप नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से कल के सत्र में रिवर्सल था, प्राइस ऑलरेडी एक स्विंग बॉटम एस्टैब्लिश कर चुकी है। जो स्विंग बना था अराउंड 358 के आसपास, मुझे लग रहा है वो एक फॉर्मिडेबल सपोर्ट बन चुका है। जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी करनी चाहिए। 366 से लेके 365 ये एक अक्यूमुलेशन जोन होगा काउंटर के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 362 के आसपास। इंट्राडे से ज़्यादा मुझे लग रहा है पोजिशनली ये पर्टिकुलर स्टॉक रखना चाहिए अगले 2 से 3 दिनों के लिए। एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 370 के आसपास के स्विंग्स बनने की, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 375 के लक्ष्य भी बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एसबीआई खरीदना चाहिए। 362 का लगाइए स्टॉप लॉस, एंड 375 का होगा फाइनल टारगेट। इंटरमीडिएट टारगेट होगा 370 का। तो कमजोर है बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पर एसबीआई में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर 362 के स्टॉप लॉस के साथ 370 375 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सचिन जी की तरफ से एसबीआई में। ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो आशुतर एसबीआई क्या लेवल ठीक है, क्या यहाँ खरीदना ठीक है या थोड़ा और इंतजार करें? अनिल जी, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा। और अगर लास्ट वीक का जो आइडेंटिफिकेशन थी कि कौन से स्टॉक्स एक्सपायरी में इस बार के एक्सीडेंट्स में आ सकते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा कैंडिडेट अनिल जी स्टेट बैंक की था। तो हालांकि वहां से करेक्ट हो चुका है, और सचिन जो बोल रहा है कि शायद उस क्लोजिंग की हो, लेकिन अनिल जी टाइम वाइज मुझे जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगा। तो अगले 3 दिन बहुत क्रूशियल हैं। जो स्टॉक्स हैं अनिल जी जिनमें मतलब आपको पता है कि वो फंस जाते हैं और वो एक्सपायरी में अगर वो विशफुल हो जाते हैं तो वो इतनी जल्दी एग्जिट नहीं देता। तो मैं ऑन द कॉन्ट्ररी बुलिश होऊंगा एसबीआई में अगर वो 375 के ऊपर जाके बंद होगा और 3 दिन अगर ये निकल जाते हैं तो। बट अदरवाइज स्टॉक ठीक है अनिल जी। अभी का जो प्रेशर है, अभी अनिल जी ऊपर दम नहीं दिख रहा। अनिल जी मैंने आपको उस दिन भी एक डेटा और सब एक शेयर किया था कि मुझे तो अनिल जी ट्रेडर से ज्यादा इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है कि सब लोग अनिल जी किसी ने बेचा नहीं है, सबने ऊपर में बहुत माल लिया है और ऊपर के रेट में अनिल जी सब अब बेचने का मतलब विश करते हैं कि अब जाएगा 1500 400 तुम बेचेंगे। तो मुझे नहीं लगता अनिल जी अब जल्दी में अभी कोई भी चीजों के ऊपर के भाव आएंगे। इंडेक्स में हमने देखा परसों भी अनिल जी एक बड़ी अपमूव आई, एक रिवर्सल आया, बट उस रिवर्सल के बाद भी अनिल जी स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। आई थिंक और एक 2-4 दिन में इसकी और कंफर्मेशन आ जाएगी इस एक्सपायरी के बाद अगले 2-3 दिन तक। तो मुझे तो अनिल जी लगता है कि मतलब इफ आई टेक ए बोल्ड कॉल के टॉप बन गया है। ओके, चलिए बढ़िया है। जल्दी में तेजी बड़ी नहीं होगी, ये मानना है आशीष सर का। तो थोड़ा ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। वैसे भी बाजार भी वैसे ही है, दोनों तरफ की ट्रेड दिखाता हुआ। मजबूती से खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग, और कमज़ोर खुलता है तो वापस से रिकवरी भी। यही ट्रेंड अब तक तो चल रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन पूरा है और हमारे एक्सपर्ट्स उन पर राय देने के लिए तैयार भी हैं इस वक्त। और थोड़े थोड़े स्टॉक्स में जहां रिकवरी आ रही है, जो मजबूत शेयर है उन पर फोकस किया जाए। सीमेंट शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती थी कि आज सुबह से हम बात कर ही रहे थे कि सीमेंट शेयरों में अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट, जरा सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए अंबुजा सीमेंट में क्या यहाँ से और मजबूती बनने की संभावना है? दिन के हाई पॉइंट के आसपास है। बिल्कुल अनिल जी, सीमेंट सेक्टर पूरा मजबूत है और अंबुजा सीमेंट यहाँ से और तेजी दिखाएगा। 295 300 ये इसके इमीडिएट छोटे से हर्डल है। जैसे ही 300 का लेवल ये ऊपर में क्रॉस करेगा और क्लोजिंग दे देगा इसके ऊपर, तो अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 325 से 330 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो मेरे को लगता है पोजिशनली अगर सेक्टर पे बैठ लेना है तो अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, इन सब स्टॉक्स के अंदर एक बाय का व्यू लेके काम किया जा सकता है। और अंबुजा एक मजबूत दिख रहा है। 300 का लेवल क्रॉस करते ही 325 तक का मूव जल्दी दिखाएगा।
ओके, तो अंबुजा पर रखनी है नजर। अच्छी मूव यहां से आपको ये काउंटर दिखा सकता है। सुबह से हम कह रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स पर ध्यान रखिए। 5% की तेजी एसीसी में भी आपको आती हुई दिख रही है और अन्य सीमेंट स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैमको सीमेंट 2% ऊपर, ये काउंटर भी इस पर भी मूव आती हुई दिख रही है। बंसी जी, एक बड़ा स्टॉक जिस पर आपसे राय लेनी थी, पेज इंडस्ट्रीज, यहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है कि आप फाइनली 30,000 के ऊपर पेज को जाते हुए देखते हैं। आज ही 1,000 रुपए की मूव आई है काउंटर में। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, तो ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लस निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कोई इसको बाय एंड होल्ड करता है तो 2 से 3 महीने में 31,800 के लेवल्स पेज इंडस्ट्रीज में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। के लिए पेज इंडस्ट्रीज पर आए 30,000 के करीब पहुंचता हुआ ये स्टॉक। आइए फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल और उनके पास है एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी खबर। स्वाति, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? रियली आई थिंक जुड़ी हुई ये खबर एक एक्शन सेटअप है जहां देख रहे हैं लगातार आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, सूत्र हमें बता रहे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा और स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप, इन दोनों ने EOI सबमिट किए और यही 2 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई हैं सरकार की तरफ से जो अब नेक्स्ट राउंड ऑफ बिडिंग के लिए जाएंगे। जी हाँ, फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएंगी क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके थे जिनको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब जल्द ही आप देखेंगे फाइनेंशियल बिड्स के लिए इन्विटेशन दिया जाएगा। बिड्स लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस होगी और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस शुरू होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट है तो कुछ महीने यहाँ ड्यू डिलिजेंस के लिए लगेंगे, अबाउट 2 से 3 महीना ड्यू डिलिजेंस होगा और उसके बाद फाइनल बोलियों में आप देखेंगे इन दोनों में से एक एयर इंडिया का चयन करेंगी। जहां तक बात करें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिस तरह से ये एयर इंडिया बेची जाएगी, क्या ये एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के रूप में बन पाएगी जो कंपनी इसको एक्वायर करेगी, क्योंकि डेट इस पे बहुत ज्यादा है और उस पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, सरकार का पूरा प्रयास है कि जो इसका डेट है बहुत हद तक ये राइट ऑफ करके इसकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जो ये देती हैं, उस पर फोकस करते हुए एक अच्छा प्रॉफिटेबल एक सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेचा जाएगा। फिलहाल डेट है बट कंपनी का जब बेचेंगे तो डेट पास ऑन नहीं करने की कोशिश सरकार की या नए प्लेयर के पास, क्योंकि पहले आपने देखा था ये इसीलिए नहीं आगे बढ़ पाई क्योंकि कोई भी प्लेयर इसमें डेट लेना नहीं चाह रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर स्पाइस जेट के लिए और टाटा ग्रुप, इन दोनों के पास अब ऑप्शन है ड्यू डिलिजेंस करके यहाँ आगे बढ़ने का। किस लेवल तक बात अभी आगे पहुंची है? अभी तक तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, और क्या ये समझा जाए कि स्वाति सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं या और भी प्लेयर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 2 ही प्लेयर्स हैं। जो इतनी खबरें आई उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त 2 ही प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। दीपम ने इनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट की है। एक दो और कंपनी जिन्होंने डाली थी, आपको याद होगा इंडिया एम्प्लॉयज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी बट उनका बिड रिजेक्ट हो गया। यहाँ सीरियस स्ट्रेटेजिक प्लेयर को यहाँ इन्विटेशन मिल चुका है, तो राउंड 2 में अब जाएगा। अब फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएंगी। हो सकता है इस महीने के अंत तक ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाए जहां फाइनेंशियल बिड्स डालने का कुछ समय दिया जाएगा और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस साइड बाय साइड शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो यानी कि अब एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में स्पाइस जेट और साथ ही टाटा ग्रुप 2 बड़े दावेदार हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर स्पाइस जेट को इस तरह का कोई एक्विजिशन होता है तो उनके लिए बड़ी फ़ायदे की बात होगी और बड़ा एक्विजिशन उनके लिए होगा और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस वो बन पाएंगे। तो स्पाइस जेट एयर इंडिया पर नज़र बनाए, और सबसे बढ़िया बात ये है स्पाइस जेट के लिए कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो टाटा ग्रुप के साथ। तो 2 दावेदार हैं इस वक्त, टाटा ग्रुप और साथ ही साथ स्पाइस जेट, दोनों ही इस वक्त दावेदार हैं। जी दीप, तो दीप बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है, और एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट पर भी सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिख रही। तो फाइनली पिछले 2 साल से जिसका डाइवेस्टमेंट करने में सरकार को मुश्किल आ रहे थे, अब वहां पर भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी दीप। और अनिल जी, आपने कहा भी था कि इस साल की थीम्स हैं PSUs, इस साल की थीम है डाइवेस्टमेंट, और देखिए
कितनी तेजी से काम चल रहा है। आज बीपीसीएल पर भी हमने एक्सक्लूसिव खबर दी है आपको कि किस तरह से अब एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है। जो रेजिडुअल स्टेक है पेट्रोनेट और आईजीएल का, वो बेचा जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन बीएमएल के ईओआई के लिए आज डेडलाइन है, और अब एयर इंडिया के लिए भी विनिवेश को लेकर अच्छी खबर आती हुई। और इसी पर एक कॉल भी लेनी है। सुमित जी यूजुअली ये स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, और सुमित जी ही कॉल भी देने जा रहे हैं इस स्टॉक पर। तो बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, कोइंसिडेंस है कि ये न्यूज है और इसी वक्त मेरे चार्ट्स के ऊपर ये रडार पे आया है। स्पाइस जेट काउंटर है जो मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 11 दिन की फॉल के बाद आज स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। हो सकता है शायद इसी न्यूज की वजह से ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा हो भी। तो 11 दिन के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक के अंदर अब मूव देखने को मिल रहा है, और जस्ट कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, विच इज ए पॉजिटिव साइन फॉर दी स्टॉक। मेरे को लग रहा है कि स्पाइस जेट में यहां से एक बढ़िया मूव आना चाहिए। स्टॉक ने जस्ट अभी उड़ान भरी है और अब ये स्पीड पकड़ना चाहिए। 70-71 के आसपास का नीचे में सपोर्ट होगा तो वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। ऊपर में 80 रुपए से लेकर 85 सपोर्ट होगा तो वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। ऊपर में 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक के इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में टारगेट स्पाइस जेट में देखने को मिल सकता है। स्पाइस जेट पर खरीदारी करने की राय, और स्टॉक बड़ी तेजी में आता हुआ दिख रहा है। वैसे भी आज सुबह से एविएशन स्टॉक इस खबर के दम पर भी मजबूत है कि 5% मिनिमम हवाई किराया बढ़ाने को सरकार ने मंजूरी दे दी थी, और अब उसके बाद ये खबर और अच्छी आती हुई दिख रही है, स्पेशली स्पाइस जेट के लिए कि वो एयर इंडिया की बोली के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है, और दीपम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI मंजूर किया है यहाँ पर स्पाइस जेट की तरफ से। ये है बड़ी खबर स्पाइस जेट को लेकर। आइए बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं सेठी साहब। वक्त है सेठी साहब की सदाबहार पिक्स लेने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, 2 पिक्स दोनों वही, एक कैश और एक फ्यूचर्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 पिक्स है, दोनों खरीदारी करने की सलाह, और एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है। बताएं तो शुरुआत किसके साथ करेंगे? शुरुआत कैश मार्केट का स्टॉक के साथ करना चाह रहा हूँ अनिल जी। जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है वो एक डिफेंस की कंपनी है, PSU स्टॉक है, BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो कि अभी 360 के लेवल पे ट्रेड करता है। देखिए सरकार का जिस तरह से मेक इन इंडिया पे फोकस है, डिफेंस पे फोकस है, तो डिफेंस क्षेत्र की सब कंपनियां अच्छा करने वाली है, और इनमें BDL पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। एक तो आज जब मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, आज खबरों भी है इसके ऊपर कि इनको एक 1188 करोड़ का आज ही एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर मिला है। फंडामेंटल्स दमदार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, डेट इक्विटी रेशियो निल है, और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी 20-21 के मल्टीपल पे करंट ईयर के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, जो कि सस्ता है। डिविडेंड दिया है पिछले साल 8 रुपए 80 पैसे का। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह है, विद अ टारगेट ऑफ 375, स्टॉप लॉस ऑफ 350। आज के स्टॉप लॉस के साथ 375 के टारगेट के लिए करें खरीदारी भारत डायनामिक्स लिमिटेड या फिर BDL में। ये राय है सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब ये तो हो गया कैश का स्टॉक, अब फ्यूचर का बताइए। अरे जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है वो नया एंट्रेंट है फ्यूचर्स के सेगमेंट में। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट, जो कि अभी 1530 के लेवल पे मार्च के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक को भी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। कंपनी एसेटॉन और फेनॉल बनाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है, और जिस तरह से दुनिया भर में ये जो चाइना +1 या चाइना का आइसोलेशन हो रहा है, उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को हो रहा है। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे बेहद ही दमदार थे। 216 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया अगेंस्ट 156 करोड़ इन दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छे फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% का है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, और मैं मानता हूँ कि ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में बहुत अच्छा करेगी। कैपेक्स भी किया, उसका एक फायदा मिलना है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1570 का, स्टॉप लॉस 1515 का। 1515 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। दीपक नाइट्राइट में 1570 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। तो 2 स्टॉक हैं जो सेठी साहब को पसंद है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और साथ ही दीपक नाइट्राइट। 2 बेहतरीन पिक्स आपकी तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब ये 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए अब बढ़ते हैं, 2:30 बज चुके हैं और वक्त है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का भी। तो दीप तैयार है आप? बिल्कुल सर, बिगुल भी तैयार है। अनिल जी के लिए बिगुल स्ट्रैटेजी का।
अनिल जी, सुबह से डाउ फ्यूचर्स में तो सुस्ती दिख ही रही है सर, और अभी भी वैसा ही है। एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 75 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे, पर नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं। जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील है वो 1.75 का हाई फ्राइडे को लगा था, वहां से फिर कूल ऑफ भी हुई, फिलहाल 1.68 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी कमजोरी। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई है, 0.5% नीचे फ्रांस और यूके के बाजार दिख रहे हैं। जर्मनी के बाजार थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया की बात करें तो जापान आज काफी कमजोर था, 2% नीचे, पर चीन के बाजारों में पॉजिटिव एक्शन था। हांगकांग में हल्की सी गिरावट थी। तो सुस्त ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं सर, बताएं क्या करें। कोई खास बड़ा एक्शन है नहीं दीप, और जिस लेवल के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, 14,700। 14,700 मेक और ब्रेक है, और उसकी वजह ये कि 14,700 के ऊपर आते ही कॉल ऑप्शंस में लगभग 65 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हैं 14,500, 14,600, 14,700 पे, और 14,700 के नीचे जाते ही लगभग 58-60 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर हो जाते हैं। तो यानी कि 14,700 आपके लिए बड़ा रस्साकशी वाला लेवल है, दोनों ताकत आजमाइश वाला। उसमें भी आज कॉल राइटर्स थोड़े से हावी हैं, क्योंकि 13 लाख शेयर आज जुड़े हैं 14,700 के कॉल पर, तो हल्का सा कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी है। तो आज आपको क्या चाहिए? आज चाहिए ये कि अगर 14,750 के आसपास की एक क्लोजिंग मिल जाए, हरे निशान में कहीं भी बंद हो जाएं तो बहुत बढ़िया, ना भी हो तो कम से कम 14,720-25 को होल्ड करें तो बेहतर है। अगर 14,700 के नीचे क्लोज होते हैं तो क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो फिर नीचे की रिस्क खोलती है एक्सपायरी के हफ्ते में। और अगर 14,700 और स्पेशली 14,750 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर आप रिस्क में नहीं है, और फिर अपसाइड के लिए अब भी जगह बाकी है। तो आज की क्लोजिंग देखिए, 14,700 के ऊपर हम टिक पाते हैं, यानी तो अब से लेकर 3:05 पर तक आपको यही देखना है 14,700 मेक और ब्रेक वाला लेवल है निफ्टी पर। इस लिहाज से आइए बैंक निफ्टी, ऐसा ही लेवल है 34,000 का, लेकिन उससे हम काफ़ी दूर हैं, और 34,000 पर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में। 12 लाख शेयर है, 7 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 33,000 का है, तो 33,000 34,000 1000 पॉइंट की रेंज है, उसके बीचों बीच में 33,500 के आसपास है। बैंक निफ्टी में नेचुरली ताकत कम है, कमजोरी ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी में अगर 33,100 33,000 के आसपास आता है तो वहाँ पर खरीदारी का मौका होगा। ऊपर में अगर 34,000 के आसपास आता है, 33,850 से 34,000, तो वहाँ पर पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। सिंपल ये रणनीति रखनी चाहिए। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये कुछ मेक और ब्रेक लेवल्स हैं जिसके आसपास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ से आपको और पॉजिटिव एक्शन बाजार में आते हुए दिखता है कि नहीं। इंडेक्स लेवल पर तो उतार चढ़ाव चल रहा है, पर ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर और दमदार एक्शन बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज सुबह से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, अभी डीएलएफ में भी फ्रेश खरीदारी के संकेत आते हुए दिखे हैं। डीएलएफ, कुणाल जी क्या चल रहा है डीएलएफ में? अभी खरीदारी आई है सर। देखिए बिल्कुल खरीदारी आते हुए दिख रही है, और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में बड़ी जबरदस्त खरीदारी हो रही है, तो पूरा स्पेस जो है वो मजबूत दिख रहा है। डीएलएफ में एक पुलबैक आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, लेकिन एक हर्डल मुझे नजर आती है, और ये 285 रुपए के 295 रुपए के आसपास ये हर्डल है। 295 जब ये डीएलएफ निकाल लेगा तब मुझे लगता है कि वापस से 325 तक की एक रैली देखने को मिलेगी। तो डीएलएफ में थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, 295 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर इसमें खरीदारी करें। तो 295 का लेवल क्रॉस करने दीजिए डीएलएफ को, फिर आप करके चल सकते हैं इस पर खरीदारी। पर डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों पर अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। चलिए एक और व्यू लेते हैं इंडेक्स पर, उसके लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ नितिन जी बिगुल, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर, थोड़ी आज कमजोरी दिख रही है इंडेक्स लेवल पर, डेटा क्या कह रहा है? देखिए डेटा में तो अभी भी वीकनेस दिख रही है, और ये बाउंस पे हमें पुट मिल रही है, तो 14,700 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए। 142 143 में मिलेगी। 14,700 की पुट ऑप्शन एट द मनी टू इन द मनी हो गई है, और इसका स्टॉप लॉस हम 110 का रखेंगे, और इसके टारगेट करीब 200 रुपए के हो सकते हैं। आज का हाई 206 का है, तो टारगेट करीब 200 के आसपास का रखेंगे, स्टॉप लॉस 110 का रखेंगे, और एट द मनी 14,700 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। ओके, तो 14,700 की पुट ऑप्शन खरीदने। अनिल जी अभी कह ही रहे थे 14,700 मेक और ब्रेक लेवल है जिस तरह से डेटा बिल्डअप हो रहा है इंडेक्स पे। बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है सर?
देखिए बैंक निफ्टी का डेटा कंपैरेटिवली वीक लग रहा है और बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी लेने के ख्याल से तो फिर बियर पुट स्प्रेड ज्यादा सेफ है क्योंकि प्रीमियम्स काफी ज्यादा हैं। व्यू नेगेटिव ही है, व्यू पॉजिटिव नहीं है। मंथली एक्सपायरी भी सामने है तो अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो सकती है। तो इसमें हम बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे और वो ऐसा करेंगे कि 33,500 की हम पुट खरीदेंगे और हेज करने के लिए 33,000 की पुट बेच देंगे। इसमें मेरा 198-197 रुपीज का प्रीमियम कॉस्ट आती है। स्टॉप लॉस डिफरेंस का 100 रुपए डिफरेंस का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 33,000 आने के चांसेस हैं जिसमें ये स्प्रेड की वैल्यू आपकी 450-500 ऐसे हो सकती है। यानी 100 रुपए के रिस्क पे मैं 200 रुपए प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो बियर पुट स्प्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। डेटा बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव है। निफ्टी में 33,500 का पुट ऑप्शन खरीदिए और 33,000 का पुट ऑप्शन बेच दीजिए। स्प्रेड बनाना ठीक रहेगा पुट के जरिए और ये लगभग 200 रुपये में बनेगा। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 450-500 रुपये तक स्प्रेड होगा, तब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये है राय नितिन जी की तरफ से। और निफ्टी पर सीधा 14,700 का पुट ऑप्शन खरीदिए 142 रुपये के आसपास। थोड़ी कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 110 का स्टॉप लॉस लगाइए 200 रुपये तक के टारगेट के लिए, यानी कि लगभग आप समझिए 14,600-625 तक निफ्टी नीचे आया आज के लोस के आसपास। तो ये टारगेट आ जाएंगे, आप मुनाफे में देखेंगे। इस बीच वित्त मंत्री जी बात कर रही हैं संसद में। एक बार चलते हैं वहीं पर, सुनते हैं क्या कहना है उनका। It is important to recognize that. And I go back to talking about the PSE policy. Banking, insurance and financial services recognized as a strategic sector. So the public sector presence will continue. So those of us are very quick to say, selling family silver, you're going to go finish off all the public sector undertakings. Not at all. Public sector undertakings will continue because we've already in the policy, which I announced during the budget in this August House, I've already recognized that banking, insurance and financial sector constitute part of the strategic sector that we've announced. So there will be public sector in this area. However, let's not forget the fact that unlocking of public investment, we can't afford to lock up all the public investment in this area in public sector undertaking, be it insurance or in banks. The policy, therefore, is about right-sizing the public sector and also about unlocking value and investment made in PSE beyond the required size needed for a strategic presence. And that is why when the policy says that we will keep a bare minimum of public sector undertakings, these are strategic areas, we will keep them and they will continue to be there, and for them the public funds will be available. But for the private, I repeat, they need to raise money. Member from Jaunpur, UP, I'm not sure if he's here, Shyam Singh Yadav ji, he's here? He's here. I'm very grateful he thought he should say in Tamil, in the policy நான் எதிர்க்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். எதிர்க்கிறீங்கன்னா எதிர்க்கிறீங்க, வருத்தமா இருக்கு எனக்கு. ஆனா சந்தோஷம் எதுக்குன்னா தமிழ்ல சொன்னீங்க நீங்க. He said in Tamil. And I was very impressed. I was very impressed that you said it in Tamil. You're fond of Tamil? I'm so happy. I'm so impressed. We all. I'm so impressed. Thank you very much. So, however, I wish you had said, I support your bill because it's worthy of support. वित्त मंत्री जो बात करती हुई संसद में। आइए बढ़ते हैं आगे। और इस वक्त ढेर सारा एक्शन बाजार में भी चल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में आता हुआ दिख रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर सरकार के कुछ बड़े प्लान्स हैं। क्या है सरकार के बड़े प्लान टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है। 2027 के फोरकास्ट टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट को लेकर मिले हैं और अनुमान यह है कि 2027 तक टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट $23 बिलियन यानी करीब 1,66,750 करोड़ होने की उम्मीद है। 2020 में यानी कि ताजा डेटा की अगर बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट महज $14 बिलियन यानी कि 1400 करोड़ का है, जो कि 2027 तक 1,66,750 करोड़ हो सकता है। टेक्सटाइल
क्षेत्र को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की तैयारी है ही और रोजगार प्रदान करने और साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी लगातार फोकस सरकार कर रही है। मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने का कवायद है सरकार की और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, यहां पर भी बढ़त देखने को मिलेगी। 2027 तक सालाना 8% की बढ़त का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अब इस ग्रोथ के सबसे बड़े कारण क्या हैं? देखिए, सरकार का सेक्टर पर पूरा फोकस है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लगातार हो रही है सेक्टर के लिए, मजबूत वैल्यू चेन है, स्किल्ड मैनमेड लेबर है और बढ़ रहे घरेलू मांग से भी काफी हद तक फायदा मिल रहा है। नई तरीके की प्रोडक्ट्स को अब कंज्यूमर्स जो है काफी हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर ट्रेंड में बदलाव हम देख रहे हैं और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार का सपोर्ट जो है उसकी अगर बात करें, PLI स्कीम है, टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क्स की जो बातें हो रही है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की बातें हो रही है, ये सारा का सारा काफी सपोर्ट अब यहां पर सेक्टर को प्रदान कर रहा है, खास तौर से विदेशी ब्रांड और विदेशी कंपटीशन से लड़ने के लिए और साथ ही एक्सपोर्ट में बढ़त हासिल करने के लिए। तो ये तमाम संकेत हैं जो कि मिल रहे हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल में जो इजाफा होता हुआ दिख सकता है 2027 तक, इस रिपोर्ट के मुताबिक और इस रिपोर्ट के आने के बाद हम टेक्सटाइल सेक्टर में फोकस और शानदार बढ़त देख रहे हैं। ओके, तो टेक्सटाइल्स पर बढ़ता हुआ फोकस और स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक उभरता हुआ एरिया निकल कर आ रहा है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अरविंद लिमिटेड, सचिन जी जरा इस पर नजर डालें। आज तो बढ़िया एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पर एज अ पोजिशनल बेसिस कोई ट्रेड दिखता है इस पर? दीपांशु एक अच्छे सपोर्ट के नज़दीक है, इनफैक्ट 69, 68 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है काउंटर के लिए। कल के सत्र में भी अगर हम देखें तो रिवर्सल लगभग इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास से हुआ था। सो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उन्हें होल्ड करनी चाहिए 67 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, ओवरऑल एक सेक्युलर अपमूव में स्टॉक लॉक्ड इन है। लगभग अराउंड 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद वापस से एक रिवर्सल मिला है, तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन यही रखनी चाहिए कि अराउंड 80-81 के आसपास के जो स्विंग्स बने थे वो वापस एक बार रिविजिट होने चाहिए। सो डेफिनेटली लॉन्ग बायस रखना है 67 के स्टॉप लॉस के साथ। 81-82 होगा रिविजन। ओके, तो 81-82 के लेवल्स आ सकते हैं, यानी कि यहां से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% की तेजी अभी भी अरविंद लिमिटेड में पॉसिबल है। कुछ और कैश स्टॉक्स अच्छी मूव दे रहे हैं। वी-मार्ट रिटेल, आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी 12 बजे। वी-मार्ट, सुमित जी जरा नजर डालिए इस काउंटर पर। अच्छी मूव अभी अभी आती हुई दिखिए, 2% 2800 के ऊपर। कोई ट्रेड दिखता है? वी-मार्ट के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे 2880 से 2900 तक के, और 2900 पे क्लोजिंग मिलने पे 3000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो वी-मार्ट में बाइंग आ रही है। आज एक क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 2800 के ऊपर। जिन्होंने बाय कर रखा है वो होल्ड करें, जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। 2725 2730 के स्टॉप लॉस है। ओके, 2725 2730 के स्टॉप लॉस के साथ वी-मार्ट पर रखिए नजर। एक और स्पेस जहां पर इंटरेस्टिंग एक्शन बन सकता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा एक्शन आता है, फिर बाजार की वीकनेस से थोड़ा दबाव भी आता है, पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या चल रहा है? देखिए दीपांशु, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खास फोकस रखना होगा। यहाँ पर 16 मार्च को जो है एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से एक शानदार बढ़िया कमेंट्री आई है और देखा भी हमने कि जो एनालिस्ट है इनका भरोसा भी बढ़ते हुए जा रहा है। एक एक करके मैं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखिए, ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही पूरे साल भर में अगर आप देखें तो जो ग्रोथ रही है बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली है, लेकिन अब फिलहाल जैसा कंज्यूमर ट्रेंड है, मैं ये माना जा रहा है कि एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है और कंपनी स्ट्रांगली फोकस कर रही है प्रेस्टीज एंड अबव, जिसे आप आम भाषा में प्रीमियम सेगमेंट भी कह सकते हैं, जहां से कंपनी करीब 65% आय आती है। वहां पर मार्जिन में बढ़िया है। तो कंपनी कह रही है कि पॉपुलर सेगमेंट के मुकाबले हम देखें तो प्रेस्टीज एंड अबाव पर फोकस करेंगे, यानी आगे जाकर मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। और राज्यों में जो बजट का एक्साइज और वैट में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आगे जाकर खपत को पॉजिटिव दिखाता है। बैलेंस शीट पर भी देखिए मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री मान रहे कि यहाँ पर आगे जाकर सुधार देखने को मिलेगा, रिसीवेबल डेज में गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए टैक्स को लेकर उन्होंने एक और खास बात कही कि झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, असम में लगे अतिरिक्त कोविड टैक्स को जो है ये हटा दिया है और इन जो बाजार हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखें
तो जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो बिक्री है उसमें एक बढ़िया बाउंस बैक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो पिछले साल कोरोना का अतिरिक्त टैक्स लगा था वो अभी तक नहीं हटा है, लेकिन कंपनी का मानना है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि यहाँ पर भी इसे हटा दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल से भी अगर आप देखें तो संकेत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और मार्जिन को लेकर भी देखिए आगे पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट यानी प्रीमियम सेगमेंट पर मैनेजमेंट ज्यादा फोकस करेगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो कि शराब बनाने का कहीं ना कहीं आप देखिए एक रॉ मटेरियल है, उसकी कीमतें स्थिर है। मैनेजमेंट का मानना है कि ग्लास की कीमतें हल्की सी बढ़ सकती है, हालांकि वो इतना बड़ा चिंता का कारण नहीं है। और देखिए एनालिस्ट जो है अधिकतर आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगे। मैं एक पोल देख रहा था ब्लूमबर्ग का कंसेंसस, यहाँ पर करीब 69% बाजार के जो जानकार है वो मान रहे कि स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए। 19% कह रहे हैं कि अगर ये स्टॉक आपके पास है तो होल्ड करें, बने रहें। और केवल 12% ये से जो स्टॉक पर नेगेटिव है। और इसका औसत लक्ष्य अगर आप निकाल के देखें, जितने भी एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर करते हैं वो 12 महीने का लक्ष्य देते हैं 655 का, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो साल भर में स्टॉक 22% की तेजी दिखा सकता है। ओके, तो ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है, बाजार की भी डायरेक्शन इस पर आ रही है और कंपनी भी कह रही है कि आने वाला समय अच्छा हो सकता है। आइए एक व्यू लेते हैं सचिन जी से यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। सचिन जी, कुछ टाइम पहले आई थिंक आपने 10 की कमाई में भी इसे रिकमेंड करा था, सिद्धार्थ जी ने भी यहाँ पर व्यू दिया है अपना। बताएं कैसा दिखता है आपको इस समय चार्ट स्ट्रक्चर? दीपांशु, डेफिनेटली एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है और एक अच्छे डिमांड जोन में है। लगभग इसी लेवल के आसपास हमने खरीदारी करने की ही सलाह दी है। मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले कुछ एक साल का अगर हम थोड़ा सा टाइम स्पैन देखें तो लगभग जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा है उसका हायर बाउंड अराउंड 660 के आसपास प्लेस्ड है। सो यहाँ पर खरीदारी ही करने की सलाह होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे 530 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है कि अराउंड 660 के लेवल्स तो लॉक्ड इन है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है अराउंड 565 570 इस पर्टिकुलर जोन के लिए। तो डेफिनेटली एक अच्छे डिमांड जोन के आसपास है, खरीदारी करने की ही सलाह होगी इसमें। ओके, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स ट्रेड के लिए भी अच्छा है और पोजिशनली भी आपको अच्छे मौके दे सकता है। कंपनी की तरफ से भी पॉजिटिव कुछ कमेंट्री आती हुई दिख रही है कॉन कॉल में। आइए कुछ खबरें आ रही हैं ऑटो कंपनीज को लेकर, ये अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। राज्यों को ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और न्यूज राइज की तरफ से ये खबर आती हुई दिख रही है। पुरानी गाड़ियां या फिर पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियां, उन पर ग्रीन टैक्स लगाने की एडवाइजरी दे देगी, यानी कि या तो अगर आप चाहें वो गाड़ी रख रहे हैं तो उन पर आप ग्रीन टैक्स दें या फिर आप उनको रिप्लेस करें। तो आगे जाकर ये क्या रिप्लेसमेंट डिमांड क्रिएट कर सकती है, वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनेगा। बट ये खबर आती हुई दिख रही है जहां तक इस समय सवाल है ऑटो कंपनीज के लिए। एक बार जरा मारुति पर भी राय लेते हैं। वागले साहब, आज मारुति 7000 के लेवल्स पर है, हालांकि आधे % की कमजोरी है। खबर तो अच्छी है, एग्जिस्टिंग कंपनियों के लिए नई गाड़ी की डिमांड इससे आ सकती है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, हल्का सा साइडवेज ही है। मैं मानता हूं कि ये 6900 ब्रेक नहीं करेगा। ऑन द अपसाइड 7150 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे लिए चार्ट्स में कुछ भी नहीं है, ना लेना है ना बेचना है। ओके, फिलहाल चार्ट्स पर कुछ मूवमेंट नहीं है, ना लेना है ना बेचना है, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट यहां पर आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जहां पर इंटरेस्ट आ रहा है और निफ्टी को संभालने का काम करते हुए दिख रहा है, आईटीसी फिर से डेज हाई पर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। आज 226 के ऊपर आपको आईटीसी के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे, डेज हाई पर आते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी की थोड़ी रिकवरी में आईटीसी अपना रोल निभाते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि वीक बाजार में आईटीसी परफॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग बाजार में भी होल्ड आउट करता है, बट वीक बाजार में इन पर्टिकुलर बाजार को अच्छा सपोर्ट आईटीसी आपको देता है। 208 से हम बात कर रहे हैं, 226 के ऊपर आज आते हुए दिख रहा है आईटीसी। अनिल जी ने भी आपको यहाँ पर पोजिशनली 240 तक के तो टारगेट दिए ही हैं। तो अनिल जी, एक बार फिर से आईटीसी एक्शन में आते हुए और फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार वीक है पर आईटीसी अपनी स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है सर इस समय। बिल्कुल अच्छी मजबूती के साथ और मेरे ख्याल से शुक्रवार के हाइज के भी ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है और अच्छी तेजी दिख रहा है। तो आज के लिए तो क्रेडिट जाती है सीमी जी को ही, जिन्होंने आज अपने स्टॉक ऑफ द वीक, आई मीन पिक ऑफ द वीक था आज हमारा, जहां पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी 223 में आईटीसी। उनका ये कहना था कि 234 और 240 दो टारगेट ऊपर की तरफ के रखने चाहिए आपको हफ्ते भर के लिए आज से आईटीसी को लेकर। तो अच्छी मजबूती स्टॉक में लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ये तेजी के साथ आगे
आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक का आईटीसी इस कमज़ोर बाजार में भी। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस कमज़ोर बाजार में भी मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं और वो पूरे के पूरे एफएमसीजी स्पेस से है। आईटीसी के अलावा ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर 2.5% मजबूत है, गोदरेज कंज्यूमर 3% मजबूत है, पेज इंडस्ट्री को भी अगर आप कंजम्पशन के साथ ही रख लें तो यहाँ पर भी 4% की मजबूती, तो पूरी स्पेस मजबूत होती दिख रही है। इसी पर एक बार राय ली जाए जरा आशु सर से। आशु सर, कंजम्पशन स्पेस में कोई शेयर पसंद है आपको? अनिल जी देखिए, छोटी छोटी सेक्टोरल रोटेशन हो रही है और उन बाकियों से ज्यादा स्ट्रेंथ है, पर अनिल जी नया लेना मुझे किसी में भी नहीं अभी लग रहा। अनिल जी ये सब थोड़ा सा मैनेज करने के लिए चीजें हो रही हैं, बट अभी जो स्ट्रेंथ आएगा तो अनिल जी अगर मार्केट घूमेगी, पैसा बनेगा तो फिर वो हाई बीटा और बाकी चीजों में बनेंगे। तो इसलिए मैं अनिल जी इस डिफेंसिव में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बाकी मार्केट घट रहा है। और अनिल जी आईटीसी का तो मैं क्लियर क्रेडिट दे रहा हूं, मैं क्लियर क्रेडिट, मतलब कोई भी मुझसे कितना भी आर्ग्यू करे, वो पिछले दिनों में जो आईटीसी में मूव आई है वो शायद जितना स्ट्रेंथ आपने पकड़ा और जितना कन्विक्शन आप में था, मैं बिल्कुल, जैसे अगर आपको याद है वो जब मैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की सेल कॉल देता था, आप डाउट करते थे और कहते थे कि मैं विश्वास नहीं करता था, वैसे ही अविश्वास पूरा था अनिल जी आईटीसी पे कि मतलब इसी एक्सपायरी में चल जाएगा, बट वो टोटल क्रेडिट आपको जाता है। तो हैट्स ऑफ टू यू अनिल जी आईटीसी, जो आपने जिस कन्विक्शन से आइडेंटिफाई किया, नॉट दैट कि क्योंकि चलता तो रह ही रहा है पर सबके पास है ही। और अनिल जी इंडसइंड बैंक की भी सेल कॉल दी थी, 10-12 रुपए नीचे आ गया है, इस वक्त आज के बैंकिंग का सबसे बड़ा लूजर है। तो अपना टारगेट जगह जिसको पोजीशन रखना है तो वो रखा रहे, लेकिन अनिल जी 10-15 रुपए इंट्राडे मिलते हैं तो साथ साथ बुक भी कर ले तो कल की कल देखेंगे। बिल्कुल, और डे लो पर है। न सिर्फ आज का बैंक्स में सबसे बड़ा लूजर, बिल्कुल वायदा कारोबार में टॉप लूजर है इंडसइंड बैंक, सबसे ज़्यादा गिरने वाला 5%। और बाकी आईटीसी में वही सवाल है जो आप कह रहे थे आशीष सर, अंडर ओन्ड है, शायद बहुत कम लोगों के पास रहा है, ज़्यादातर लोग बेच कर निकल गए, इस वजह से स्टॉक में तेजी भी बन गई। लेकिन इंडसइंड बैंक 775 माफ़ कीजिए 975 में बिकवाली करने की राय आशु सर ने दी थी आज इस शो की स्टार्टिंग में। 965 अभी चल रहा है, नीचे में 961 तक गया है, 14-15 रुपए का एक्शन आपको नीचे की तरफ मिल चुका। आप अपने रिस्क के अनुसार और अपनी ओवरनाइट पोजीशन के हिसाब से आप कैरी करें या फिर मुनाफा वसूल कर लें, ये है आपके लिए राय। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जहां पर आज एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है। एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती होने के बाद अब थोड़ी कमजोरी का संकेत आ रहा है, वो है पीवीआर, 3% नीचे। जरा सचिन जी पीवीआर के चार्ट्स देखकर बताइए इसके लिए अब अगला अहम सपोर्ट कहाँ है? लगभग अपने सपोर्ट के नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास पिछले 2 दिनों की प्राइस एक्शन है। 1340 से लेके 1300, आई थिंक यही पर्टिकुलर जोन मुझे लग रहा है एक डिपेंडेबल सपोर्ट रह सकता है। ओवरऑल अगर हम इंटेंसिटी ऑफ द फॉल भी देखें तो जिस तरीके से कल के सत्र में वापस एक रिकवरी हुई थी और कल के सत्र के ही अंदर आज की प्राइस एक्शन है, तो लगभग एक इनसाइड डे काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एंड सपोर्ट के नज़दीक है। तो मुझे लग रहा है ये जो सपोर्ट है 1300 के आसपास का, वो थोड़े समय और टिक सकता है। ऑन द हायर साइड 1400-1450 एक अपर बाउंड होगा इस पर्टिकुलर रेंज के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए पीवीआर। कमजोरी आती हुई दिख रही है और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी चिंता फुटफॉल्स को लेकर भी इसके लिए। पर आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल एक चार्ट कॉर्नर कॉल के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ये स्टॉक है जिसमें एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। नेकलाइन टूट रही है, 1240 की एक नेकलाइन टूट रही है। स्टॉक है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज पर खरीदारी की राय है, क्लियर ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम्स पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में हमें दिख रहा है 1220 के ऊपर, 1225 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है फ्यूचर्स में, और अब इसका जो लक्ष्य है वो 1300 रुपए का बनता है। तो इन स्तरों पर यूनाइटेड ब्रूवरीज में खरीदारी की राय है। ब्रेकआउट के लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, 1227, 1227 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 1275 रुपए का 1275 और दूसरा इवेंचुअल टारगेट 1299, 1299 रुपए का अंतिम लक्ष्य होगा जिसके लिए यूबीएल बाय करना है।
क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, ऐसा मानना है बंसल जी का, और टारगेट रखे हैं 1275 और 1299। मैकडवेल और यूबीएल दोनों पर, यूएसएल यूबीएल पर बड़ी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है, बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग है इन स्टॉक्स में, ये भी कंजम्पशन से जुड़े ही मान सकते हैं। तो जिस जो ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर जो स्टोरी है वैसी ही स्टोरी आज कंजम्पशन से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स में आपको नजर आएगी, वैसी ही आपको आईटीसी में भी नजर आएगी। ये सारे स्टॉक्स हैं जो पूरे एक्शन में। आइए बैन से बेनिफिट बढ़ते आगे और देख लेते हैं क्या दो स्टॉक जो बैन में है वो बाहर निकलने को तैयार है या फिर किसी का एंट्री करने का भी मूड है। एक्सपायरी के हफ्ते में तैयार है आशीष। आशीष बताइए क्या है स्टेटस? अनिल जी कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल दो स्टॉक बने हुए हैं बैन में, आइडिया और सेल दोनों की अगर पोजीशन देखें तो ऑलमोस्ट 91% के आसपास हैं। 80% से जब तक नीचे नहीं आती दोनों स्टॉक बैन से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल कोई ऐसा स्टॉक नहीं जिसकी एंट्री हो, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा है जो 94% पर है। 95% का जो बॉर्डर लाइन है वो भी इसने क्रॉस नहीं किया, तो संभावना बहुत कम है बैंक ऑफ बड़ौदा की बैन में आने के लिए। यानी कोई बदलाव नहीं होगा अनिल जी आज। ओके, तो बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं और कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, जो है वैसे के वैसे रहेंगे इस वक्त, आप ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए कमजोरी की तरफ आरईसी लिमिटेड 3% कमजोर है। सुमित जी इसके चार्ट्स देखकर बताइए अहम सपोर्ट कहाँ है? अनिल जी ये कमजोरी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। आज मार्केट ने भी साइडवेज मूव दिखाया, लेकिन मेरे को लगता है ज्यादा दिन स्टॉक नीचे टिकेगा नहीं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर वो 134 135 के आसपास है। ये लेवल टूटेंगे तो कमजोरी बढ़ेगी, नहीं तो लोअर लेवल से बाइंग आएगी और ऊपर में 144 का लेवल टूटने के बाद वापस से स्ट्रांग हो जाएगा और फिर 150 155 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 2-3 रुपए अगर कोई नीचे आता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा आरईसी के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए आरईसी पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आज के स्क्रीन देखेंगे तो दोनों तरफ आपको मजबूत ट्रेड दिखेंगे। यहाँ एक और खरीदारी वाले में ढेर सारी खरीदारी होती दिख रही है, तो कमज़ोर शेयरों में भी काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कमज़ोर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अब 5% मजबूत होकर 1400 के पार निकलता हुआ। कुणाल जी इसके चार्ट पे क्या है राय? अनिल जी देखिए, जब दीपांशु ने डीएलएफ का जिक्र किया था तब मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी का उल्लेख किया था। अनिल जी चार्ट बहुत शानदार है, आज मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है और ये स्टॉक वापस से तेजी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक वापस से 1550 के हाइस को छुएगा। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है 1550 तक का एक मूव स्टॉक में आता हुआ दिखना चाहिए। तो जिन्होंने भी आज खरीदा है बिल्कुल होल्ड करें, नई खरीदारी डिप में करें और डिप में मान लीजिए 1375 के आसपास मिले तो वो आइडियल प्राइस होगा जिस पर के बाय करना चाहिए। मुझे 1500 के पार जाता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आए। लेकिन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इस स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों में बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी रहा। आज जब सारे एनबीएफसी स्टॉक्स ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर है मजबूत। क्यों, क्या है वजह इतनी तेजी की? बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, अब देखिए अगर आप इसके रिटर्न ही देख लीजिए तो अगर आप लोज देखते हैं पिछले साल के, यानी कि अगर अप्रैल 20 तक की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि मोटा मोटी जितने भी एनबीएफसी थे उसमें थोड़े से लोज बनते हुए दिखे थे। वहां से लेके अब तक भी 3 गुना ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाया। और यही नहीं, अगर आप इसी साल के रिटर्न देखें करीब 50% तक के गेन्स आपको ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। अब क्या पॉजिटिव रीजन है? सबसे पहले तो आप देखिए जो तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे वो बेहद पॉजिटिव थे इस बार। 1-2 कंसर्न्स थे, जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी अगर उसको देखें तो थोड़े से कंसर्न्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब वो चिंता दूर होती हुई दिख रही है क्योंकि हाल ही में मैनेजमेंट का भी यही कहना था कि पिछले 2 महीने से 100% इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी आती हुई दिख रही है और लगातार सुधार आता हुआ दिख रहा है, कोई डिफॉल्ट्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो व्हीकल फाइनेंसिंग है उसमें इस बार काफी सुधार देखने मिला है। 2 व्हीलर्स हो 3 व्हीलर्स हो, इन दोनों में तो काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इनके हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री देखें तो उसमें इस बार काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कंपनी की जो स्ट्रैटेजी थी वो धीरे धीरे बदलती हुई दिखी थी। पहले वो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा कंपटीशन वहां पे बढ़ता हुआ दिखा है और उनको यहां से ज्यादा यील्ड्स नहीं मिलते या मार्जिन्स कम मिलते हैं। तो धीरे धीरे कंपनी ट्रैक्टर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। फ्रेट्स के जिस तरह से दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं
ज़्यादा जो लोन्स हैं वो पास होते हुए दिख रहे हैं, मांग बढ़ती हुई दिख रही है लाइक कमर्शियल व्हीकल्स की, ट्रैक्टर फाइनेंस की, और इसके चलते भी चोला फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे कंपनीज हैं जिनको काफ़ी फायदा होता हुआ दिख रहा है। स्क्रैपेज पॉलिसी का तो हमने कई बार जिक्र किया है कि इनका फायदा इन सब कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा एफआईज का जो भरोसा है इस कंपनी पर वो लगातार बढ़ा है। इस बार भी आप देखिए दिसंबर की तिमाही में 11% था, सितंबर तिमाही में वहां से बढ़कर अब 13.2% तक एफआईज की होल्डिंग बनती हुई दिखी है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं उसमें भी इस बार दबाव आता हुआ दिखा है। कंपनी लोअर रेट्स पर मार्केट से बोरो करती हुई दिख रही है, गुडविल अच्छी है, तो इसके चलते इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है। और बाकी अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करें तो इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 20% से भी ज्यादा है। तो इसी के चलते जितने भी एनालिस्ट हैं उनको ओवरऑल एनबीएफसीज में से ये दोनों कंपनी ज्यादा पसंद है, उसमें भी चोला ज्यादा पसंद है। पर व्यू ज्यादा बन रहा है व्हीकल फाइनेंसिंग पर, रखिए नजर। स्क्रैपेज पॉलिसी आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन टैक्स को लेकर भी जो एक एडवाइजरी दी गई है, अगर वो भी इंप्लीमेंट होता है तो वहां से भी आपको फायदा आते हुए दिखेगा। चोला फाइनेंस, वागले साहब राय दें इस पर, किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है सर? दीपांशु, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक 600 तक जाने के लिए तैयार है। 570 के करंट भाव से मुझे लगता है मे बी 565 564 ये लेवल पे आइडियल बाइंग ये होगा। स्टॉप लॉस आपका 550 के नीचे होना चाहिए और 600 605 का टारगेट मुझे आते हुए दिखता है 1 से 2 दिनों में। तो ये है आपके लिए राय चोलामंडलम फाइनेंस पे। चार्ट से मजबूत अच्छी तेजी होने के अब भी आसार। आइए इस बीच इंश्योरेंस पर एफडीआई को लेकर जो कुछ ऐलान वित्त मंत्री ने किए थे, और आपको याद होगा हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने सबसे पहले आपको कहा था बजट से ठीक पहले कि बजट में इस बार इंश्योरेंस में एफडीआई 74% कर दी जाएगी, 74% हो जाएगी, और उसका ऐलान वित्त मंत्री ने बजट में भी किया था। अब फाइनली ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है, यानी कि 74% तक पैसा विदेशी इन्वेस्टर से सीधा अब इंश्योरेंस कंपनियों में आ सकेगा। तो 74% एफडीआई अब इंश्योरेंस सेक्टर में कर दी गई है। ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ऑलरेडी बजट में कर चुकी थी, फाइनल मुहर लगनी बाकी थी, संसद की लग चुकी है, आप ये कह सकते हैं। आइए बढ़ते आगे। आशु सर तैयार हैं, बिगुल उनके लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, अभी आपने वो याद करवाया था आईटीसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो एचडीएफसी बैंक की याद आई। अनिल जी, एचडीएफसी बैंक भी वीक काउंटर हो गया, 1500 के नीचे टेम्परेरीली वीक हो गया, 1400 तक जा सकता है, लेकिन अनिल जी बेचना 1475 के अराउंड है, थोड़ा नीचे आ गया है। तो एक तो एचडीएफसी बैंक है अनिल जी, सबका फेवरेट भी है, स्ट्रॉन्ग काउंटर भी है, तो प्लीज कृपया करके बेचें अपने भाव से, मतलब 1474-75 पे 1500 का स्टॉप लॉस। और अनिल जी मुझे लगता है कि ये भी धीरे धीरे करके 1400 तक आ सकता है। तो अगर किसी और को अनिल जी अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो या बैंकिंग स्टॉक में सेलिंग करनी हो इंडस के बाद, तो मुझे एचडीएफसी बैंक एक वीक काउंटर दिख रहा है। तो एचडीएफसी बैंक बेचे 1475 के आसपास, स्टॉप लॉस आपका 1500 रुपये और 1400 रुपये तक के टारगेट, यानी कि यहाँ से भी अच्छी खासी 4-5% की और कमजोरी हो सकती है एचडीएफसी बैंक में। तो अच्छी कमजोरी के आसार एचडीएफसी बैंक में नजर आ रहे हैं आशु सर को। 1400 रुपये तक, क्या बात है। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय, 1500 रुपये का स्टॉप लॉस, 1400 रुपये के टारगेट एचडीएफसी बैंक में। इसका मतलब तो फिर बैंक निफ्टी के लिए भी माहौल थोड़ा ख़राब होगा। एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज अगर कमज़ोर होता है तो बैंक निफ्टी के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये आप मानकर चलें। फिलहाल 33,500 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कोई खास रिकवरी, साइजेबल रिकवरी हुई नहीं, लेकिन निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए एक स्टॉक तैयार होता दिख रहा है और अच्छा खासा तैयार होता दिख रहा है। वो है टीसीएस डे हाई 3125, ये है लेवल जो टीसीएस का इस वक्त है। अच्छी खासी तेजी यहां पर होती दिख रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले सचिन जी तैयार है अपने बीटीएसटी के बिगुल के साथ। बताएं सचिन जी। जी, खरीदारी करनी है हिंडाल्को इस पर्टिकुलर काउंटर में। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। इमीडिएट बेसिस पे मेरी एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 348 के आसपास, 346 के आसपास के स्विंग्स बनने के लिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 352 के आसपास ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 334.50 के आसपास का, एंड खरीदारी करनी है हिंडाल्को इस पर्टिकुलर काउंटर।
334.50 के स्टॉप लॉस के साथ 346 और 352 दो टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। हिंडाल्को में मेटल स्टॉक फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं। आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, JSW स्टील, ये सारे के सारे मेटल स्टॉक्स हरे निशान में आपको नजर आएंगे। तो मेटल शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। सपोर्ट कहां से आ रहा है वो देखिए। सबसे पहले IT, TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, ये सारे मजबूत हैं। उसके बाद फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर और बाकी सारे फार्मा डिवीज सारे मजबूत। तीसरा है FMCG, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर वगैरह वगैरह, ITC सारे मजबूत। और चौथा है आपके लिए ये अभी अभी जो हमने बात की मेटल्स की। और पांचवा अगर आप और जोड़ना चाहें तो सीमेंट, हालांकि वो निफ्टी में नहीं है। कमजोर एक ही स्पेस है जिससे बड़ा दबाव बन रहा है, वो है बैंक्स। सारे के सारे बैंक्स, इंडसइंड, ICICI, HDFC, एक्सिस, SBI, यहाँ से सबसे ज़्यादा दबाव है। और इसके अलावा दबाव है रिलायंस से जो 1% नीचे है। तो पूरी तरह से निफ्टी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ कमजोर शेयर, एक तरफ मजबूत शेयर। TCS की हम बात कर रहे थे, वागले साहब TCS के चार्ट देखिए 3125 पर कल के लिए खरीदने लायक है ये? अनिल जी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो बिल्कुल BTST करना चाहिए। मेरे हिसाब से कल के पहले आधे घंटे में ही इसमें एक अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये 3130 132 के करंट भाव पे बाय करें। एक 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा 3110 का, और 3160 170 तक के टारगेट्स में समझता हूँ BTST में 1:2 के ट्रेड सेटअप से मिलनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नजर TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, इन सभी काउंटर्स पर आप खरीदारी इस समय आते हुए देख रहे हैं। नजर रखिए IT पैक एक बार फिर से लीडरशिप, 2-3 दिनों के लिए सुस्ती हुई थी पिछले हफ्ते टुवर्ड्स क्लोज, वापस लीडरशिप लेता हुआ IT पैक इस समय। चलते हैं सुमित जी के पास कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, इस बार स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन ट्रेड करने का सलाह रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में मेरे को लग रहा है FMCG काउंटर्स बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, जिसके अंदर मेरिको काउंटर मेरे अभी रडार पे आया है। 10 से 11 दिन के फॉल के बाद मेरिको में वापस से बाइंग देखने को मिला है और अब स्टॉक आज बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है। तो मेरिको के अंदर 405 वाला कॉल अभी 4 रुपया 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। मेरिको के अंदर बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हो रहा है और पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरिको यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए, जिसमें 410 रुपए से लेके 415 रुपए तक का अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में 390 394 के आसपास का सपोर्ट है। इसके लिए मेरिको में 405 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है ₹1.90 का और ऊपर में टारगेट बनेगा 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक का। मेरिको का 405 का कॉल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, ₹1.90 का स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 7 से 8 रुपए का। ओके, 7 से 8 के टारगेट्स मैरिको में करके चलें खरीदारी। डिफेंसिव रुझान बाजार में बढ़ते हुए दिख रहा है। निफ्टी अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। बैंक निफ्टी पर कोई खास रिकवरी नहीं हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ IT के दम पर हम देख रहे हैं कि बाजार में बढ़िया रिकवरी हो रही है। कुछ मेटल स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चुनिंदा फाइनेंशियल्स में भी एक्शन है। पर अगर आप लार्ज कैप पार्टिसिपेशन की बात करें तो इस समय IT स्टॉक्स बाजार को ऊपर ले जाते हुए दिख रहे हैं। TCS जो अनिल जी ने अभी आपके लिए पिक किया, साथ ही इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, जहां पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। और HCL टेक पे तो अभी खबर भी आई थी, सैप के साथ इनका जो करार है उसको कंपनी ने एक्सटेंड करा है। विप्रो भी अब पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। HCL टेक, आशु सर, आपका कन्विक्शन भी रहा है इस काउंटर पर, बताएं अब कितनी जल्दी 1000 और उसके पार जाते हुए दिखता है HCL टेक्नोलॉजीज? ये दीपांशु, ये पिछले दिनों में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ी थी उसकी वजह से यूएस में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट IT कंपनीज को आया था, क्योंकि वो जिस मेथड से वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो अप्रैल के रिजल्ट्स आने हैं तो दीपांशु बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने हैं। तो डिप्स पे HCL टेक, इन्फी, ये सब बाइज हैं। डिप्स पे तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है बाय करना, क्योंकि जब यूफोरिया बनता है तब क्या होता है कि वो रिजल्ट से पहले एकदम बनता है। तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम रिजल्ट्स मैच्योर होंगे या टाइम आएगा, उससे पहले इनको लेके इनकी इस अप मूव को राइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए
HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इन सभी दिग्गज IT काउंटर्स पर जो बाजार की रिकवरी में एक बड़ा रोल इस समय प्ले करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा एक्शन यहाँ पर आता है। 150 अंक निफ्टी निचले स्तरों से सुधरा है और उसमें IT का एक अहम रोल आपको आते हुए दिखा है। तो IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा पर भी एक जरा राय ले ली जाए, क्योंकि IT में जब भी एक्साइटमेंट आता है, टेक महिंद्रा एक और स्टॉक है जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको कई कॉल्स दी हैं और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन भी टेक महिंद्रा ने आपको दिखाया। सुमित जी, क्या करेंगे टेक महिंद्रा के साथ? देखिए दीपांशु, मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स में IT स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि सब स्टॉक्स के अंदर यहां से एक एक करके मूव देखने को मिल रहा है। 1000 के ऊपर ये सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे रहे थे आज, जो कि पूरे चांसेस है। तो स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1030 1040 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे और ये लेवल्स टूट सकते हैं और 1080 रुपए तक के लेवल भी जल्दी ही टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा में पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो नजर रखें, IT लीड कर रहा है पर मेटल्स में भी अब पार्टिसिपेशन आ रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा निचले स्तरों से सुधरा है। इस समय बाजार पर रिकवरी आती हुई दिख रही है। लगभग सभी स्टॉक्स निचले स्तरों से आपको अच्छी रिकवरी का एक्शन इस समय दिखा रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स से लीड कर रहे हैं, मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और IT स्टॉक्स भी आपको फोर्थ फ्रंट पर आते हुए दिखेंगे। JSW स्टील पर भी जरा एक राय लेते हैं वागले साहब से। वागले साहब, JSW स्टील को देखिए, वापस एक्शन में आ रहा है और ये भी अब तैयारी कर रहा है यहाँ से ऊपर बढ़ने की। पंचू, JSW स्टील में वॉल्यूम बहुत कम है, तो लेवल्स तो आपकी बात बिल्कुल सही है। 444 445 का कल का है, अभी क्रॉस कर रहा है, तो मोमेंटम जारी है, बट मुझे थोड़े से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। BTST के तौर पे वेट करूंगा, कल ही कॉल लेंगे। जहां तक सवाल है JSW स्टील का, बट डेफिनेटली यहां से और अच्छी तेजी इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख सकती है। सन फार्मा में अभी एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। आशु जी, क्या करें? सन फार्मा ये जो मूव आई है, ये वापस बिकवाली के लेवल्स हैं या फिर थोड़ा इस बार 600 के ऊपर जाते हुए देखते हैं सन फार्मा को? दीपांशु, देखिए नीचे से रिकवरी आई है। हमने जो पिछले हफ्ते में सेल कॉल इनिशिएट की थी सन फार्मा की, वो ये 592-93 में थी और नीचे 15-20 रुपए की गिरावट के बाद, बल्कि थोड़ी सी 560-65 भी आ गया था, उसके बाद से रिकवरी आई है। पर दीपांशु, जिस तरह से आज फार्मा में थोड़ा सा जो पार्टिसिपेट के रुका हुआ है, तो मैं एक आध दिन रुकूंगा। मतलब लेने का इंटरेस्ट नहीं है फार्मा में। जैसे मैंने बोला कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी वो सबसे ज्यादा फार्मा में ही देखी गई है और सबसे ज्यादा जो ओवरबॉट सिचुएशन उभर के आएगी वो फार्मा में ही है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं ना लूंगा तो नहीं इसको, लेकिन जो पिछली बार 592 बेचा था, तो जरूरी नहीं इस बार भी 592 में बेचना है। मैं एक आध दिन वेट जरूर करूंगा और जब भी पहला सिग्नल आएगा दीपांशु, कहीं पे भी होऊंगा, आपको कॉल करके कॉल जरूर दूंगा सन फार्मा सेल करने की। बिल्कुल, आशु सर के कुछ फेवरेट ट्रेड्स हैं जिसमें सन फार्मा एक है, HCL टेक्नोलॉजीज एक है, SBI है। आशु सर, ऐसी भावना कभी किसी स्टॉक की खरीदारी के लिए भी रखे कि किसी तगड़ा खरीदारी का सिग्नल आया तो दीप मैं आपको फोन करके खरीदारी करने की राय दूंगा, ऐसी भावना? मतलब बैलेंस तो रहना चाहिए ना आदमी को। नहीं बिल्कुल रहना चाहिए अनिल जी। अभी आपने DLF के बारे में बात करे तो कुणाल जी से मुझे लगा मुझसे पूछेंगे, वो भारती के बाद मेरा दूसरा फेवरेट है। तो अनिल जी, लेकिन अब मैं बोलूं, DLF में लॉन्ग है, मैं बार बार बोलता हूं ऑप्शन साथ में बेच के हेज करो, लेकिन वो लॉन्ग है अनिल जी, रखा हुआ है। लेकिन मार्केट के साथ तो अनिल जी, चाहे DLF और भारती और सबने बोला है, जिससे भी आप प्यार करोगे, तो बहुत सारे लोग ज्यादा प्यार करते हैं तो टेम्परेरीली वो ओवरबॉट हो जाता है, तो वो भी उसी कैटेगरी में है। तो अनिल जी, मैं DLF के लिए शॉर्ट नहीं हूं, मैं DLF भारती में तो लॉन्ग ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्योंकि उस दिन भी बोला था कि ये पहले करेक्ट हो चुका है। DLF भी अनिल जी 285-90 वापस आ गया है। लेकिन जो भी कुणाल जी ने बात बोली ना, जो मैंने स्टेट बैंक के लिए भी बोली, अनिल जी ये सारे स्टॉक्स ठीक है, लेकिन जब तक एक लेवल क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलते ना, नेक्स्ट अप मूव नहीं आएगा। तो छोटे मूव 10 रुपए के लिए अनिल जी, मतलब आप ना, दैट ट्रेड इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर ट्रेडर के 5-7 रुपए के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं फेवरेबल है। जब तक बड़ी मूव नहीं दिखेगी अनिल जी किसी लेवल पे चलने के बाद, अब स्टेट बैंक भी 365-75 इसके बीच में चल रहा है। यस, 65-66 बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से 72-74 जाता है, लेकिन जितनी बार 3 बार गया, तीनों के बाद अनिल जी 365 आता है। सेम चीज DLF में भी हो रही है, 304-5 जाता है, 290 आ जाता है। तो अनिल जी
ट्रैक रखा हुआ है इन स्टॉक का भी, तो ये सेम भावना से जब इसमें भी वो ब्रेकआउट दिखेंगे वापस अपने फेवरेट स्टॉक्स में, तो भी अनिल जी बिल्कुल वैसे ही फोन करूंगा। नहीं, मेरा तो ध्यान में था जब मैं गोदरेज प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा था, लेकिन मैंने तो जानबूझ के मैंने कहा कि अच्छा खासा बढ़ रहा है डीएलएफ, फिर अभी आपसे सवाल पूछूंगा, आप ब्रेक लगा दोगे, इस चक्कर में तो मैं आया नहीं आपके पास में, नहीं तो मेरे तो बिल्कुल पक्के ध्यान में था, क्योंकि आजकल तो आपके ऑल टाइम फेवरेट भारतीय एयरटेल, डीएलएफ किसी को छोड़ते नहीं, मन पड़ता तो उन पर भी आप सेल कॉल दे देते हो, इसलिए फिर मैं आया नहीं जानबूझ के। ये अच्छा हुआ, चलिए आपने कवर कर लिया। आइए एक और स्टॉक कवर करते हैं, और वो बता रहे हैं सुमित जी, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, 10-11 दिन के फॉल के बाद अब एक स्टॉक में वापस से बाइंग आ रही है, और वो है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा में कल के हाई अभी ब्रेक हो रहे हैं, नीचे के लेवल से सडन बाइंग आई है, और पिछले 10-11 दिनों के कंटिन्यूअस वन वे फॉल के बाद आज स्टॉक में पहला दिन है जब ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और तेजी की तरफ आ रहा है। और क्लोजिंग आवर्स में जब स्टॉक तेजी की तरफ आता है, यानी ये बीटीएसटी कैंडिडेट भी बनता है, और हो सकता है 1 से 2 दिनों में स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिले। और वैसे भी स्टॉक का मल्टीपल सपोर्ट है 24, 24.5 के आसपास, तो जीएमआर इंफ्रा में यहां पे बाय बनता है 24 रुपए या 24.5 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, 24.5 रुपए का लगा ले टू बी वेरी प्रिसाइज। ऊपर में 27 रुपया और 29 रुपीज तक के लेवल जल्दी ही जीएमआर इंफ्रा में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जीएमआर इंफ्रा में 24.5 का स्टॉप लॉस, 27 से 29 के टारगेट के लिए, 27 से 29 रुपए तक के टारगेट के लिए। जब तक आप सोच रखा है सुमित जी ने कि जितनी उनकी उम्र है उसी प्राइस के स्टॉक वो ज़्यादातर रिकमेंड करेंगे, 25 से 30 रुपए वाले, तब तक ठीक है। बढ़ती हुई उम्र के साथ थोड़े महंगे स्टॉक्स भी रिकमेंड करने के रडार पे सुमित जी के आएंगे, लेकिन 25-30 रुपए वाले में तो गजब की एक्सपर्टाइज है सुमित जी के। तो 27 और 29 दो टारगेट के लिए जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करने की राय, 24.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। वागले साहब भी तैयार है, वागले का वंडर, लेकिन वागले साहब के जो स्टॉक्स हैं उनका उम्र से कोई लेना नहीं, क्योंकि 1500-2000 रुपए की उम्र वाले भाव वाले स्टॉक वागले साहब रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल जी, वागले साहब बताएं। अनिल जी, बीटीएसटी में मैं रिकमेंड करूंगा अंबुजा सीमेंट, 297 का करंट भाव है, यहां पर बाय करे, 296 तक आए तो ऐड करे, 293 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 5 रुपए की रिस्क बनेगी, और 308 से 310 तक के टारगेट कल के लिए। ओके, तो 308, 310 के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट पर करने हैं खरीदारी। वागले साहब की राय, सीमेंट स्टॉक्स भी बढ़िया एक्शन में। आइए, बाजार बंद होने में 10 मिनट बाकी हैं, चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। बताएं सर। दीप, डाउ फ्यूचर तो वही 75 अंक नीचे है और 75 अंक ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर तो कोई खास ऐसा बहुत बदलाव है नहीं। हमारे यहाँ आखिरी घंटे में थोड़ी खरीदारी आई है, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी हरे निशान में मिल जाए निफ्टी में क्लोजिंग, हरे में तो नहीं मिलेगी, लगभग उसी के आसपास, लेकिन 14,700 के ऊपर बंद हो जाएंगे, ये ठीक है। तो आज दूसरी बार हरे निशान में आए हैं हम, एक शुरुआती पहले घंटे में और दूसरा अब आते हुए दिख रहे हैं। तो इतना बुरा सेशन नहीं है जितना हो सकता था। स्पेशली आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 600 पॉइंट नीचे है, और उसके मुकाबले में हमारी रिकवरी थोड़ी अच्छी है। तो ओवरऑल जिसकी जो पोजीशन है वैसी की वैसी बनाए रखें, यथास्थिति बनाए रखें, कोई अपनी अपनी जगह से हिले ना। ओवरनाइट आप जितने रिस्क लेकर चल सकते हैं उतनी ही रिस्क लेकर चलें, बस सिंपल है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे इंडेक्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक जरूर आपके लिए एक्शन ज़्यादा क्लियर है इंडेक्स के बजाय, तो वहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलें। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आप 14,600 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने को हेज कर लें। मंदी की पोजीशन है, माफ़ कीजिएगा, हाँ मंदी की पोजीशन है, तो आप ऊपर में चाहें तो थोड़ा बहुत आप 14,900 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको थोड़ी बहुत 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे की अगर हेजिंग करनी है तो हेजिंग करके आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी जो पोजीशन है उसके हिसाब से बने रहें, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ ट्रेड है, तो ज़्यादा इंडेक्स में कोई एक्शन है नहीं। निफ्टी कमज़ोर है या थोड़ा मजबूत है, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर आपको लॉन्ग रहना है तो निफ्टी में रहिए, शॉर्ट रहना है तो बैंक निफ्टी में रहिए, सिंपल। जी दीप।
क्लियर व्यू है। तो निफ्टी ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले, लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, ये भी एक स्ट्रैटेजी है या फिर अपने पोजीशन के हिसाब से हेज कर लें? सर बाजार की तो रोज की स्ट्रैटेजी और रोज की चाल हम आपसे समझते भी हैं, पर क्योंकि ये लॉकडाउन और मार्केट बॉटम का 1 साल आ रहा है और इस साल में हमने काफी सारी नई चीजें आपसे सीखी हैं, तो कुछ एक स्पेशल सीख भी आपसे जानना चाहेंगे। कुछ प्लान करें सर इसके बारे में कि बाजार की जो लॉकडाउन है और उससे बाजार की जो एक्शन रहा है उस पर क्या सीखना चाहिए? बिल्कुल दीप, कल 23 मार्च और 1 साल पहले ठीक इसी दिन आपने देखा था कि बाजार में बॉटम बना था और 7,500 पर निफ्टी पहुंचा था। तो उसके 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक विशेष शो हम कल करने जा रहे हैं दोपहर में 12 बजे, और वो शो इसी चीज़ पर होगा कि पिछले 1 साल में हमने इस मार्केट से क्या कुछ सीखा है। तो एक बॉटम भी देखने को मिला, टॉप भी देखने को मिला। तो हमने जो सीरीज शुरू की है बॉटम से टॉप तक, इसकी लर्निंग्स एंड लेसन्स, ये जो सीख है वो हम कल इस पर बात करेंगे। तो ये 12 से 1 बजे का 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड होगा, मैं और दीप दोनों मिलकर साथ में करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। ये बेहतरीन एक्शन होगा आपके लिए जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी होगा, मज़ेदार भी होगा, सीखने के लिए भी होगा। फंडामेंटल, सेंटीमेंट, लिक्विडिटी, हर एक के लिहाज से क्या कुछ 1 साल में बदला है, कैसे बदला है और इससे क्या लर्निंग्स है जो आपके हमारे सबके लिए ज़िंदगी में आगे काम आती हुई नजर दिखेगी, इस पर हमें करना है फोकस। तो ये कल स्पेशल शो है, 1 घंटे का, ज़रूर देखेगा बॉटम से टॉप तक, दीप और मेरे साथ। जी दीप। बिल्कुल सर, और मज़ा भी आएगा। कुछ जो बड़ी सीख रही है इस साल अनिल जी से हमने सीखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आगे का इन लेसन्स को आगे कैसे अप्लाई करना है वो भी हम समझेंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए एक खास पेशकश हमारी तरफ से आती हुई। पर बाजार क्लोजिंग की तरफ चलें उससे पहले जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर रिकैप ले लें। सच जी, एसबीआई के बारे में बात आप कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार आए थे, क्या करके जाएं एसबीआई की पोजीशन पर? डेफिनेटली लॉन्ग्स मेंटेन करने चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है, एक काफ़ी कॉन्फिडेंट पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। सो डेफिनेटली एसबीआई को तो कैरी फॉरवर्ड करना ही है। इनफैक्ट जहाँ पर भी लीडरशिप है आज के सत्र में, मुझे लग रहा है वहाँ पर कल के सत्र में भी मोमेंटम काफ़ी तेज हो रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए लॉन्ग्स को। ओके, कैरी फॉरवर्ड करके जाइए लॉन्ग्स को एसबीआई में, ये सचिन जी की राय। एचडीएफसी फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। बायोकॉन पर आज अच्छी मूव आती हुई दिखी है। सुमित जी, बायोकॉन की आज की मूव पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि बाकी फार्मा स्टॉक्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, बायोकॉन वैसे एक अंडर परफॉर्मर रहा है, कैसे देखें इसे? बिल्कुल आपने सही कहा, बायोकॉन ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन फार्मा स्टॉक सभी ऐसा मूव दिखा रहे हैं। तो अब आज का दिन है जिसके अंदर मोस्टली फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। तो अगर 1-2 दिन और अगर बाइंग मोमेंटम सस्टेन हुआ फार्मा स्टॉक्स में, तो आने वाले दिनों में फिर फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो जहां तक बायोकॉन का सवाल है, ऊपर में इमीडिएट 410 से 415 का हर्डल होगा, वो लेवल जैसे ही एक बार ऊपर में ब्रेक होंगे तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ेगा और फिर 440 से 450 के लेवल आने वाले कुछ दिनों में बायोकॉन में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चले। बिल्कुल, बायोकॉन पोजीशन होल्ड करके जाएं। कुणाल जी, टाटा कंज्यूमर पर क्या करके जाएं? डेज हाई पर ये काउंटर भी क्लोज हो रहा है 620 के ऊपर। एक असेंडिंग ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 645 तक तो बड़ी आसानी से स्टॉक जाना चाहिए। 645 पर एक बड़ी हर्डल है, वो लेवल पार हुआ तो फिर इसमें एक नया अपमूव देखने को मिलेगा। तो स्टॉक बहुत शानदार है, जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करे। 645 का फर्स्ट टारगेट होगा, ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर 700 के टारगेट पे खुल जाए। 700 के बड़े टारगेट्स आपको टाटा कंज्यूमर पर आते हुए दिख रहे हैं, पर डेफिनेटली इस रिकवरी में थोड़ा डिफेंसिव रुझान के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। टाटा कंज्यूमर एक और ऐसा काउंटर है जहां पर आप अच्छी मूव टुवर्ड्स क्लोज जाते हुए देख रहे हैं। वागले साहब, एनटीपीसी वापस 110 के लेवल पर आया है, बीटीएसटी का कैंडिडेट लगता है सर? दीपांशु, लगता है 114 115 तक के स्टॉक कल के दिन में जा सकता है। 107.50 के स्टॉप लॉस से और 114 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बिल्कुल बनता है।
बिल्कुल, तो नजर रखिए एनटीपीसी पर। इस बीच जरा एक बार फिर से गोदरेज प्रॉपर्टीज को पुल अप करिए, बड़ा वाला ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। फ्यूचर्स में दमदार एक्शन है। स्पॉट लेवल पर गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए 8% की तेजी के साथ ये क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बड़ी बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। जो अभी हम रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन की बात कर रहे थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने उसे लीड किया, बट अच्छा एक्शन वहां पर आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर ये काउंटर क्लोज कर रहा है। सुस्त ट्रेड रहा, पर उसके बाद आपने अच्छी रिकवरी देखी है एटलीस्ट निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अभी भी 500 पॉइंट्स गिरावट के साथ ही क्लोज हो रहा है। जैसा अनिल जी ने कहा कि कन्विक्शन इस समय निफ्टी पर ज्यादा बन रहा है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए तो आज दमदार एक्शन वाला दिन रहा। 11% से ज्यादा की तेजी अदानी एंटरप्राइजेज में देखिए। अदानी पोर्ट्स निफ्टी काउंटर है 5% से ज्यादा ऊपर, ये स्टॉक भी आपको बंद होते हुए दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स ने इस रिकवरी को लीड किया है, जो स्पेशली आखिरी आधे घंटे की रही है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, इन सभी स्टॉक्स पे आई है खरीदारी। ब्रिटानिया सुबह से ही अच्छा कर रहा है। सन फार्मा में अभी एक स्पाइक आपको आते हुए दिखा। साथ ही एचयूएल पर अच्छा एक्शन रहा और आईटीसी, जिस पर हम लगातार आपको सलाह दे ही रहे हैं, 226 डेज हाई पर ये स्टॉक भी क्लोज होते हुए दिख रहा है। मेटल और सीमेंट, यहां से भी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा। टाटा स्टील, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, इन सभी स्टॉक्स पर आपने अच्छी खरीदारी का रुझान बनते हुए देखा है। साथ ही एशियन पेंट्स, आइशर, नेस्ले जैसे स्टॉक्स पर भी पार्टिसिपेशन दिखा। और बड़ा ब्रेकडाउन आया है इंडसइंड बैंक पर 4% की गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, इन सभी स्टॉक्स पर आपने हल्की सी गिरावट देखी है और आज बाजार के की ड्रैग्स रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1% की गिरावट आपको आती हुई दिखी। एलएनटी 1400 के नीचे बंद होते हुए। तो इन कुछ दिग्गजों की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आज आपने बाजार में एक सुस्ती वाला सेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड भी देखा, पर आईटी ने अच्छी रिकवरी आपको दिखाई है। वायदा कारोबार से बात करें तो काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां से अच्छी परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखी। जैसे कि मैं कह रहा था, अदानी एंटरप्राइजेज 11% का उछाल इस काउंटर ने आपको दिखाया है। एसीसी 6% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 4.5% ऊपर, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिखी। वोल्टास पॉजिटिव एक्शन, इंटरग्लोब, गवर्नमेंट ने बेस फेयर्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वोडाफोन 2% ऊपर और डीएलएफ यहां पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। पर गिरावट आई है एनएमडीसी पर। यहां पर आपने डिविडेंड एडजस्टमेंट भी देखा और उसके बाद अगर आप देखें तो एक्चुअली वीक क्लोज नहीं है, पॉजिटिव क्लोज ही मानी जाएगी, क्योंकि ₹8.25 का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था इस काउंटर में। आरईसी, पीवीआर, एलएनटी फाइनेंस, मदरसन सुमी जहां पर सेल कॉल्स आपके लिए आई, एमएनएम फाइनेंस, इंडस टावर्स, यहां पर वीकनेस रही। पीएफसी, पीएनबी, कोफोर्ज, मैक्स फाइनेंशियल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कुछ और काउंटर्स थे जो वीक क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल निफ्टी सारे लॉसेस रिवर्स करके एकदम फ्लैट। सेंसेक्स पर हल्की गिरावट सर, पर बैंक निफ्टी आज का वीक रुझान 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है सर। लेकिन निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है दीप हल्के हरे निशान में, हो सकता है एवरेज होकर लगभग इसी के आसपास 14,720 से 14,740 की रेंज में कहीं हम बंद हो, लेकिन वो अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, खराब नहीं है क्लोजिंग किसी भी लिहाज से। उतार चढ़ाव के बीच में आप 14,700 को होल्ड कर पा रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मार पड़ी है 14,333 से, मार्क कीजिएगा 15,333 से सीधा हम 14,350 तक नॉन स्टॉप गिरे हैं 1,000 पॉइंट। तो उसके बाद वापस बढ़ने पर थोड़ी रुकावट तो आएगी, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। आप देखिए एकदम फ्लैट बंद होता दिख रहा। दिक्कत एक ही है कि बैंक निफ्टी में अभी तक वो ताकत नहीं दिख रही जो निफ्टी में नजर आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल का और इंतजार करते हैं। अगर आज थोड़े भी ग्लोबल संकेत ठीक ठाक मिले तो कल बाजार कमाल दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखते हैं, बहुत ही बढ़िया ये एक्शन आपके लिए। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दे। देश भर में कोरोना विस्फोटक होता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में 47,000 नए मामले आए और 212 लोगों की जान भी गई। और फरवरी से तुलना करें तो मार्च के महीने में कोरोना के मामले 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि एक महीने में 5 गुना मामले हो गए प्रतिदिन। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, यहाँ तो हालत एकदम ही खराब है। ऐसे में सवाल ये कि वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना क्यों बढ़ रहा है? क्या हम लापरवाह हो गए या कुछ अलग वजह भी है? सीरो सर्वे में एक बार पता चला था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, लेकिन अभी उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई? इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे बातचीत दो खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, चीफ नेशनल टास्क फोर्स ICMR के, और डॉक्टर गौतम बंसाली, मेंबर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। शाम 5 बजे देखिएगा जरूर। कोरोना का पलटवार, कौन है जिम्मेदार? आप भी अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं या राय अपनी रखना चाहते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा इस्तेमाल करें और जरूर लिख भेजें ट्विटर पर।
हम अक्सर लंबे गोल की प्लानिंग के बारे में ये सोचते हैं कि कल आने वाले जरूरी लक्ष्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। खासकर इमरजेंसी की प्लानिंग तो हम बहुत ही कम या नहीं के बराबर करते हैं। तो आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए कहाँ निवेश करें। ज़रूर देखिएगा शाम 6:26 पर ये विशेष शो, शॉर्ट टर्म निवेश के 5 विकल्प आपके लिए ये एक बेहतरीन शो होगा। और रात 8 बजे इंडिया 360 में आपके लिए आज बड़े खास मुद्दे होंगे। बात होगी सचिन वजे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के रिश्तों में उलझते हुए महाराष्ट्र के महाकन्फ्यूजन की, साथ ही असम में क्यों उठ रहा है अस्मिता का मसला, इस पर भी होगी चर्चा। आज है विश्व जल दिवस, जी हाँ, और इस पर जानेंगे पानी की 2 बूंद की कीमत। और साथ ही मिलिट्री डायरेक्ट की रिपोर्ट में नंबर 1 होते हुए भी चीन भारत से कहाँ पड़ गया कम और भारत कहाँ है चीन पर भारी, ये भी एक मुद्दा होगा जिस पर हम इंडिया 360 डिग्री में बात करेंगे। तो #इंडिया 360 पर आप अपनी राय भेजें, हमारे शो का हिस्सा ज़रूर बने। लेकिन इसके अलावा शाम 7 बजे एक और विशेष शो जो आज हमने सुनील सिंघानिया साहब के साथ किया, 23 मार्च कल बाजार के बॉटम की एनिवर्सरी बनती हुई दिख रही है और इसी पर हम एक खास सीरीज कर रहे हैं बॉटम से टॉप तक। और कल आज हमने जो बात की वो है सुनील सिंघानिया साहब से, और उस पर अगर आपने ये शो मिस किया है शाम 7 बजे ज़रूर देखिएगा। और इसी पर कल एक और विशेष शो है, वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरे और दीप के साथ लर्निंग्स एंड लेसन्स बॉटम से टॉप तक, क्या कुछ हमने सीखा है पिछले 1 साल में बाजार की मंदी में, बाजार की तेजी में, ये सब आपके साथ करेंगे शेयर, ताकि अगली बार इस तरह का कोई एक्शन हो, बॉटम बने टॉप बने तो आपकी रहनी चाहिए पूरी तैयारी इस पर आपके लिए। और इसके साथ ही आज के लिए तो इतना ही। बाकी होली का विशेष शो जो मस्ती की पाठशाला, वो भी शुक्रवार फिक्स हो चुका है, टॉपिक भी तैयार हो चुका है। आप में से तो किसी ने भेजा नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कर लिया है तैयार, और इस टॉपिक का खुलासा होगा कल। और उसके बाद आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं उनके जवाब के लिए। और जाहिर सी बात है, इतना मैं हिंट दे देता हूँ कि होली स्पेशल है, तो टॉपिक तो अब तक की मस्ती की पाठशाला का सबसे मज़ेदार, सबसे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। कल इसका करेंगे खुलासा। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशीष सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सचिन जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और शो में हमारा साथ देने के लिए। आइए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।